चलिए हमें थोड़ा-सा पहले आप बता सकते हैं कि क्या डेफिनिशन है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं इस्लामिक गवर्नेंस के, जैसे कि अदल हो गया, शूरा हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गई और शरिया हो गई। थोड़ा-सा हमें इसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। अच्छा देखिए, मैं मेरी आज जो टॉपिक पे जो बात करनी है ना, मैं पूरा फंडामेंटली पूरे थीसिस से डिसएग्री करके स्टार्ट करना चाह रहा हूं। तो इसलिए क्योंकि आई फील बिकॉज ऑफ इनएडवर्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन लोडेड क्वेश्चन है। यानी इसमें पहले से ही कुछ एज्यूम कर लिया गया है कि प्रिंसिपल्स कब से मॉडर्न होते हैं और ओल्ड होते हैं। यानी जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है ये तो 2500 ईयर्स ओल्ड है। उसूल तो कभी पुराने या नई नहीं होते। यानी मुझे अपनी बेगम का ख्याल रखना है कि नहीं रखना, औरतों के साथ कैसे डील करना है, ये उसूल पुराना या नया क्या होता है? दिस इज ऑलवेज द प्रिंसिपल एंड दिस ऑलवेज एग्जिस्ट। ये एक आमिरियत सेंट्रलिज्म अच्छा है या डेलीगेशन अच्छी चीज है, ये तो एक उसूली डिस्कशन है। इसमें मॉडर्न और ओल्ड का क्या ताल्लुक है? दिस इज समथिंग, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर एक इम्प्लिसिट एजम्पशन है कि पुराने प्रिंसिपल जो हैं वो थोड़े से आउटडेटेड होते हैं और आजकल के प्रिंसिपल जरा अपडेटेड होंगे। तो हम उस आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ कितने कंपेटेबल हैं? तो ये कोई आईफोन से 15 प्रो मैक्स तो नहीं है कि हम उसके साथ कितने कंपेटेबल हैं। ये तो उसूल है। मिसाल के तौर पे बच्चे को माँ बाप की कितनी इताअत करनी चाहिए, इस्लाम कहते हैं उफ भी मत करो उनके उमूर में। अब ये आउटडेट होगा कि आज अब बच्चे ने पीएचडी कर लिया है और अम्मा जो है जाहिल अनपढ़ है, तो इसलिए अम्मा की बातें नहीं माननी चाहिए। विल वी एवर से दिस? नो, वी विल नेवर से दिस। ये तो एक उसूली डिस्कशन है ना, इसका ताल्लुक नए और मॉडर्न से नहीं है। फिर जो मुझे आउटलाइन दी गई, जिस तरह आपने सवाल भी रखा, मैं समझता हूं इसमें भी कहीं ना कहीं इनएडवर्टेंटली एक मिसकंसेप्शन है। हमने पहले से एज्यूम कर लिए अदल, शूरा, एहतिसाब और एहतमाम शरीयत जो है ये कोई पहले से स्टैंडर्ड्स हैं, और अब हम उस पे इस्लाम को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम कितना अदल की बात करता है। मेरा सवाल ये, व्हाट इज अदल? ये अदल होती क्या चीज है? यानी मिसाल के तौर पे अदल ये है कि मासूम को मत मारो। ये मासूम कौन होता है? जिसने कोई इस्लाम कसूर की ना नजर किया हो। में एक जो है जो जिना करता है शादीशुदा, वो मासूम नहीं है। वेस्ट की नजर में मासूम है। मासूमियत तो एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है। इस्लाम की नजर में कोड़े मारना अदल है, उनकी नजर में जेल डालना वो है अदल है। उनकी नजर में जहर का इंजेक्शन देना, इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाना अदल है। हमारी नजर में ये जुल्म है। तो ये अदल और जुल्म तो कोई चीज नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव डिस्कशंस हैं। तो हम इस्लाम अदल की बात करते हैं, कल कोई कहेगा कि जी वेस्ट भी अदल कर रहा है, तो बस ठीक है, दैट्स इट, वेस्टर्न मॉडल ले लेते हैं। अदल ही चाहिए ना आपको, ठीक है? या हमने क्यों एज्यूम कर लिया कि अगर आप कंसल्टेशन करते हैं ज्यादा तो अच्छी बात होती है, या कम करते हैं तो बुरी बात होती है? व्हाई वुड आई कंसल्ट इन सर्टेन इश्यूज? मेरे घर में 4 बंदे हैं, एक बेटी जो है वो मेडिकल कर रही है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, मैं एक बेटी से मशवरा करूंगा। व्हाई शुड आई कंसल्ट विद एवरीवन? एंड सम टाइम आई विल नॉट कंसल्ट, सम टाइम आई विल कंसल्ट विद एवरीवन। सो हमने क्यों बना दी? मिसाल के तौर पे दुनिया में कौन सा बादशाह सलामत है जो मशूरा नहीं करता? मुझे दुनिया का एक बादशाह बता दें जो शूरा नहीं करता। एक आर्मी चीफ बता दें जो शूरा नहीं करता। हर कोई शूरा करता है। सो क्या वो कोई इस्लामिक सिस्टम बन गए हुए हैं? वो कोई डेमोक्रेटिक मॉडल बन गए हुए हैं? सो व्हाट डज दैट मीन? एहतिसाब, एहतिसाब कितना एहतिसाब होना चाहिए? किस चीज को एहतिसाब? किस बुनियाद पर एहतिसाब? शरीयत की बुनियाद पर एहतिसाब, अवाम के राइट्स की बुनियाद पर एहतिसाब, एहतिसाब की बुनियाद पर आपको हुकूमत को गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए, ये सब हर सिस्टम अपने डिफाइन करेगा। सो व्हाई शुड आई इवन एक्सेप्ट दिस होल आइडियाज? तो ये सारे आइडियाज जो हैं ये वेस्टर्न आइडियाज हैं, जो हम इस्लाम के अंदर, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं फिट करें कि इस्लाम, एक मिनट, इस्लाम को चेक करते हैं, इस्लाम कितना एहतिसाब की बात करते हैं। नहीं, यहां पे इस्लाम शायद वीक है, यहां पे इस्लाम बड़ा जबरदस्त है। हम माइनॉरिटी राइट्स की क्या बात करते हैं? वेस्ट तो जी बराबर देते हैं, आप क्या करते हैं? ओह अच्छा, आप जिम्मी बनाते हैं, आप उसे जिजिया लेते हैं। ओह नहीं नहीं, आप थोड़ा सेकंड ग्रेड बनाते हैं, वेस्ट तो जी फर्स्ट ग्रेड बनाता है। हमने कहां से पहले से उसूल बना लिए हैं और उस उसूल की बेस पे इस्लाम को चेक कर रहे हैं। या फिर ये जो आइडिया है कि मैं उसमें पढ़ रहा था, थोड़ा सा जो आउटलाइन दिया हुआ था कि इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में वक्त के साथ जो इर्तिका आया है, और आमतौर पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की किताबों में आप उठाएंगे तो वो कहेंगे कि राशिदून खिलाफा में ऐसा था, इमाम गजाली ने ये उसूल रखे, इब्न खलदून ने ये कहा, मावर्दी ने ये कहा, इकबाल ने फिर कहा कि आज की पार्लियामेंट भी एक मॉडर्न इज्तिहाद कहलाएगा, मौदूदी साहब ने भी उसको स्टैम्प कर लिया है। सो अब ये इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में इर्तिका आ रहा है। एक्सक्यूज मी, देयर इज नो इर्तिका इन इस्लामिक थॉट। इस्लामिक थॉट अगर किसी ने चेंज किया तो वो गलत है। वो काफिरों से इंप्रेस हुए हैं, वो कॉलोनियल एरा से इंप्रेस हुए हैं, वो वेस्ट से इंप्रेस हुए हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम कुरान और सुन्नत से निकलता है, वो चेंज नहीं होगा। अगर कुरान सुन्नत चेंज होती है तो फिर इस्लाम चेंज होगा, कुरान सुन्नत चेंज नहीं होती, इस्लाम चेंज नहीं होगा। और मैं इंशाल्लाह आगे ये भी इंटेलेक्चुअली आपके सामने अपना आइडिया रखूंगा कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। आई नो आई सीम्स अ बिट कंडेंसेंडिंग और एरोगेंट स्टाइल मेरा शायद लगे कि यार मैं कोई आसमान से उतरा हूं और सबको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, बट आई वांट टू प्रेजेंट माय आर्गुमेंट, और मुझे आर्गुमेंट आपने काइंडली मुझे अलाउ करना है कि मैं अपना आर्गुमेंट खुल के प्रेजेंट कर सकूं। सो बेसिकली देखें, ये जो इस्लाम के ना हमेशा से क्लासिकल इस्लाम चला आ रहा है, जिसको मुसलमान हमेशा से 1300 साल फॉलो करते रहे हैं। जब मुस्लिम वर्ल्ड अंडर ऑक्यूपेशन आया है तो उसके बाद एक नया इस्लाम उठा और उसका नाम हमने रख दिया गया है मॉडर्निस्ट इस्लाम।
ये इस्लाम जो है डिफरेंट है उस इस्लाम से जो कि हमेशा से मुसलमान फॉलो करते रहे हैं, और हमारी आज दुनिया सारी है, और जो आपका पूरा आउटलाइन था वो मॉडर्निस्ट इस्लाम से निकला हुआ था। दैट्स वाई मुझे एक अपने इख्तिलाफ शुरू में रखना मेरे लिए मजबूरी हो गया कि मैं अपना आर्गुमेंट रख सकूं। क्लासिक इस्लाम क्या था? बुनियादी अकीदा है, वो ठीक है, सब एग्रीड है। उससे कुरान और सुन्ना हमारे सोर्सेज निकलते हैं। कुरान सुन्ना में कुछ कतई अहकामात हैं जिसमें कोई डिस्प्यूट, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। इसके बाद हम किसी भी चीज के लिए हुक्म शरई कैसे निकालते हैं? यानी आप फिका की कोई भी किताब उठाएं, किसी भी आलिम की, किसी भी स्कॉलर की, किसी भी इमाम की किताब उठाएंगे, तो आप जमीन का कोई मसला होगा, स्टेट का मसला होगा, कंपनी स्ट्रक्चर का मसला होगा, जिहाद का मसला होगा, या वॉर्स का मसला होगा, या इंटरनेशनल ट्रेड का मसला होगा, या ट्रीटीज का मसला होगा, कोई भी इशू उठाया जाएगा तो आपको नजर आएगा कि पहले वो तहकीकुल मनात करेंगे, एग्जैक्ट रियलिटी समझेंगे कि प्रिसाइजली क्या हो रहा है इसमें। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? तहकीकुल मनात। मिसाल के तौर पे किस्तों पे महंगा बेचना जायज है कि नहीं? वो कहेंगे एक मिनट, रियलिटी में क्या हो रहा है? एक बंदा 1.5 लाख की बाइक खरीद रहा है, वो बंदा दूसरों को लाख की देता है, इसको 1.5 लाख की दे रहा है, लेकिन उस बंदे को वो 1.5 लाख की बाइक बेच रहा है, इसमें क्या गलत है? गलत यह है कि जनाब दूसरे बंदे को लाख की दे रहा है। उसने कहा वो ठीक है, हर बंदे को अलग अलग रेट पे बेचना हराम है? नहीं। तो फिर इसमें क्या मसला है? चार इमामों ने इसको जायज कहा। उन्होंने तहकीकुल मनात की, रियलिटी स्टडी की, फिर कहा कि ये इस पे तिजारत का ये आयत लगती है, इसलिए इसका हुक्म अलाउड या नॉट अलाउड का है। यानी दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्टेड अहकामात। ठीक है, वो रूलिंग के हो, वो इकोनॉमिक्स के हो, वो जुडिशियल सिस्टम हो, वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो एजुकेशन हो, वो हमारे घर के कवायद हो, हमारे पड़ोसी के हकूक हो, हमने हर चीज को पहले रियलिटी स्टडी की। मिसाल के तौर पर मैं टावर में, फ्लैट्स में रहता हूं, अब मेरे 40 घर लेफ्ट और राइट कहां है? हम रियलिटी स्टडी करेंगे, फिर आयत और हदीस उठाएंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। दैट इज हाउ हम अहकामात एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप जो भी हुक्म बताएंगे, आप साथ में आयत और हदीस का रेफरेंस देंगे ताकि पता चले कि दिस इज द हुक्म एंड दैट इज हाउ ही एक्सट्रैक्टेड। हर बंदा अपने इज्तिहाद प्रेजेंट करेगा। इसमें छोटा मोटा इख्तिलाफ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जायज इख्तिलाफी राय। अब मॉडर्निस्ट इस्लाम क्या था? मॉडर्निस्ट इस्लाम सर सैयद अहमद खान ने प्रेजेंट किया, और इसके अलावा पूरा ये जमालुद्दीन अफगानी ने, और उन्होंने पूरा रशीद अब्दुहू और ये सब लोगों ने प्रेजेंट किया। और ये असल में शिकस्त खोर्दगी, कॉलोनियल एरा में जब हम हार गए थे और हमें लगा कि इस्लाम तो खत्म है, अब इस्लाम इस दौर में कैसे नाफिज हो सकता है, तो हमने क्या किया? वेस्टर्न ढांचे को इस्लाम से जवाब देना शुरू किया, और जहां नहीं बन पाया तो थोड़ी बहुत कट पेस्ट करके ना कहा कि ये ऐसा कर लेते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल भी आपके सामने रखता हूं। तो हमने कहा इस्लाम जी उमूमी उसूल देता है, कुछ मोटे मोटे, बस उन उसूलों को जहन में रखें जो मकासद शरिया हैं, बाकी रंग हम उसमें खुद भरेंगे। कोई इज्तिहाद नहीं था, कोई आयत हदीस से नहीं निकल रहा हो अहकामात, बल्कि मोटे मोटे चंद उसूल हैं, और उन उसूलों की रोशनी में, जो उसूल क्या है? अदल। उसूल क्या है? जस्टिस। उसूल क्या है? सोशल वेलफेयर। उसूल क्या है? इज्जत नफ्स का ख्याल करना। उसूल क्या है? ये हमने अपने अपने आप से बता दिया कि ये उसूल है इस्लाम के। अब मैं खुद से अहकामात बनाऊंगा इस्लाम के ओवरऑल स्पिरिट को जहन में रख के। और अब मैंने फिर लेफ्ट राइट सारा इस्लाम चेंज करना शुरू किया ताकि वेस्टर्न मॉडल के साथ मैच कर जाए। मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं उसकी। ये प्रैग्मेटिज्म थी असल में। ये वो इस्लाम है जो कि हमने वेस्ट उठाया, तो हमने फिर नए उसूल निकाल लिए। छोटी बुराई बड़ी बुराई में से छोटी बुराई अडॉप्ट कर लो। इस्लाम कहता है कोई बुराई अडॉप्ट मत करो। इस्लाम कहता है कि अखफफु शररीन, छोटा शररीन दोनों गलत है। अखफफु जररीन, जो छोटा जर है, नुकसान है, उसको उठा लो। शर यानी हराम को मत उठाओ, लेकिन हमने तो हराम उठा लिया। हमने कहा मकसद वसीले को जायज बना देता है, अब यानी एंड जस्टिफाई द मींस। हमने ये उसूल बना लिया इस्लाम के अंदर। हमने कहा देखिए वो सूअर का गोश्त भी तो 3 दिन बाद 2 नवाले खा सकते हैं, तो यहां पे भी कर लेते हैं। हमने कहा इस्लाम बहुत सी चीजों पे खामोश है, मकासद शरिया फॉलो करो। 200 साल की सारी स्ट्रगल के इस्लाम को वेस्ट के साथ कंपैटिबल बनाए, सारी फेल हो गई। पूरा मॉडलिस्ट इस्लाम का प्रोजेक्ट जो है ना, सर के बल उलट चुका हुआ है। तो हमने जमहूरियत शूरा को जमहूरियत बना दिया, कौमी रियासतों को अमारतें बना दी, अमारतों को कौमी रियासत बना दिया। वेस्टर्न मजहबी आजादी के नजरिए को हमने जिम्मी के अहकामात के साथ चेंज कर लिया। सिविल और फौजी हुक्मरानी की जो वेस्टर्न बहस है, सिविल सुप्रीमेसी और मिलिट्री सुप्रीमेसी, उस डिस्कशन को हमने लेकर आ गए। शरीयत की सुप्रीमेसी को हमने चेंज कर दिया। हमने इस्लामी अमीर की इताअत को हमने स्टेट की इताअत के साथ जोड़ लिया। हमें इस्लाम अलाउ करता है कि आपको अपने गांव मोहल्ले और गांव से उन्स हो सकता है। हमने उसको पूरे कंट्री के साथ पेट्रियटिज्म से जोड़कर मिली नगमे, गाने और असबियत के सारे तरानों के लिए जवाब ढूंढ लिया। उसके लिए गड़ी हुई हदीस इस्तेमाल की। इस्लाम में एक वहदानी स्ट्रक्चर रखा हुआ है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है, हमने उसको फेडरल बना दिया। इस्लाम कुछ नहीं कहता इसके बारे में, इस्लाम रूलिंग के बारे में कुछ कहता ही नहीं है। बस शूरा करो और जनाब बस 2-3 चीजें हैं, नमाज कायम करो, और 2 चीजें हैं, ज़कात लो, बस। इस्लाम और कुछ नहीं कहता। आप हालात के साथ खुद ही बनाओ अपने आप। हमने अथॉरिटी को डिवाइड करना शुरू कर दिया, इंग्लिश कॉमन लॉ को ताजीरात बना दिया,
और हमारे मुस्लिम कंट्रीज को एक होना चाहिए था। हमने कहा भाईचारा कर लेते हैं ओआईसी के जरिए, दावत और जिहाद को इस्लामिक इंटरेस्ट बना दिया, नेशनल इंटरेस्ट और इस्लामिक इंटरेस्ट बना दिया, इस्लामी तालीमी निजाम को इस्लामियात तक समेट लिया, जिहाद को हमने डिफेंस बना लिया, और इस्लाम ने कहा कि आप वैदुल्लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा मिन रिबातिल खैल, मैक्सिमम ताकत जमा करो, उसको हमने मिनिमम डिटरेंस में कन्वर्ट कर दिया, ज़कात उशर खराज को इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम और एक्साइज में बदल दिया, मकबूज इलाकों की आजादी को कौमी मसला करार दे दिया। ये है मॉडर्निस्ट इस्लाम। सब इस्लाम को साइड पे रख के, ठीक है इसमें हो सकता है कुछ चीजें मॉडर्निस्ट ना भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में जो इस्लाम के ऑफिशियल ठेकेदार हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जो प्रोफेसर हैं, जो सब कुछ करते हैं, ये सारे मॉडर्निस्ट हैं। जो पूरे हर मुल्क की इस्लामी नजरियाती कौंसिल हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो, उसमें जो बैठे हुए हैं वो कौन है? वो मॉडर्निस्ट है। तो इन लोगों की एक इम्प्लिसिट ब्लेसिंग है इस सारे स्ट्रक्चर में। तो ये मॉडर्निस्ट इस्लाम है। तो हमने इन चीजों की वजह से हमारी सारी रिसर्च, हमारी सारी वर्डिंग, हमारी टर्मिनोलॉजी सब बदल गया और हम उन मॉडल पे चले गए। अब मैं सबसे पहले एक बड़ी बुनियादी डिस्कशन एक छोटी सी रखता हूं, फिर इसके बाद मैं रूलिंग स्ट्रक्चर की तरफ आता हूं। वो यह है कि वक्त के साथ क्या बदलता है, हमें वक्त के साथ इस्लाम अपडेट इवॉल्व क्यों करना चाहिए, या करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए पहले समझें कि इस्लाम का मतमे नजर क्या था, यानी वो किन चीजों को एड्रेस करने, अहकामात किन चीजों को एड्रेस करने आए। क्या इस्लाम हमें हमें फिजिक्स के लॉ देने आया था? नहीं। क्या इस्लाम न्यूक्लियर साइंसेस हमें बताने आया था? क्या इस्लाम हमें केमिस्ट्री बताने आया था? इस्लाम क्या बताने आया था? इस्लाम हमें तीन तरह के रिलेशंस को एड्रेस करने आया। तीन रिलेशंस को, जिस तरह फुकहा ने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक का नाम है इबादत, इंसान का रब से ताल्लुक। दूसरा रिलेशन है इंसान का अपने साथ, ड्रेसिंग, ईटिंग्स एंड इखलाकियात, ये इंसान का अपने साथ ताल्लुक है। और तीसरा है इंसान का औरों के साथ। वो और कौन है? वो और मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा पड़ोसी है, मेरी अम्मी है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी चच्ची है, मेरी भाभी है, मेरी पुप्पी है, मेरा जो है वो हाकिम है, मेरी रियाया है, मेरे मुलाजिम है, मेरे आजिर है, अजीर है, गैर मुस्लिम है, जिम्मी है, मुआहिद है, मुस्तामिन है, काफिर स्टेट्स हैं। इन सब के साथ इस्लाम ने आपको रिलेशनशिप्स के बारे में रूल्स दे दिए। तो अगर आप पूरा इस्लाम उठाएं सारा, वो इन तीन चीजों को एड्रेस करता है। इन तीस थर्ड को हम मामलात कहते हैं। औरों के साथ एड्रेस करना, खरीदार के साथ और सेलर के साथ, ठीक है, क्या ताल्लुक होगा आपका, कारोबारी पार्टनर के साथ क्या ताल्लुक होगा, आपके मुलाजिम के साथ क्या ताल्लुक, इन सब को इस्लाम एड्रेस करते हैं। गरीब के साथ, पड़ोसी के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ, हर एक चीज के बारे में इस्लाम ने आपको रूल्स और प्रिंसिपल्स और एसओपी सारे दे दिए हुए, ज़ाब्ता दे दिया हुआ। अब अगर इन तीनों ताल्लुकात को देखें, इंसान का रब के साथ, इंसान का अपने साथ और इंसान का औरों के साथ, इसमें तीन रिलेशंस में दो पार्टीज हैं, इंसान और रब। अब सवाल यह है कि रब बदलता है वक्त के साथ, और जवाब यह है कि अल्लाह तो जमान और मकान से मावरा है, अल्लाह तो टाइम एंड स्पेस से अबव है, तो अल्लाह तो वक्त के साथ नहीं चेंज होता। अब क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, इंसान चेंज होता है वक्त के साथ? यानी मैं आपसे पूछता हूं, आज ना अगर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को, हाबील को उठाकर आज ले आए, तो क्या उसकी सोच, लालच, तमा, खौफ, मोहब्बत, नफरत, जिनसी ख्वाहिश, सोना, जागना, ये जो सारी हमारी इंस्टिंक्ट्स एंड नीड्स हैं, उसमें कोई फर्क होगा? कोई फर्क होगा? हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं, हम जी मोबाइल यूज करते हैं, हम क्वांटम फिजिक्स का पता चल गया है, हम न्यूक्लियर फिजिक्स का पता चल गया, क्या इससे आपके अंदर जो तीन जिबिलतें हैं, जिबिलत नो कि हम दूसरी जिन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिबिलत बका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिससे खौफ, लालच, तमा, सरदारी की मोहब्बत वगैरह निकलती है, घरों में रहना, कलेक्टिवली रहना, सब इससे निकलता है, और जिबिलत तदय्युन, हम किसी रब के सामने एक इज्जत दिखाना चाहते हैं, ये बदलेगा वक्त के साथ? कभी नहीं बदलेगा। इंसान हमेशा से सेम होगा। आज के इंसान को पीछे दौर में ले जाएं, पीछे दौर के इंसान को आज के दौर में ले जाएं, कोई फर्क नहीं होगा उसकी, इंट्रिंसिकली कुछ भी नहीं चेंज हुआ। आज भी आप ना फेराल चिल्ड्रन कहते हैं इसको, सोशियोलॉजी में आप कहीं कहीं पढ़ें, एक बच्चे को पैदा होती जंगल में छोड़ दें, बिल्कुल वैसे होगा जैसे कि आज से 10,000 साल पहले का जंगलों में इंसान जो पैदा हुआ है उसकी तरह होगा। कोई चेंज नहीं हुआ, इंटरनल इंसान चेंज नहीं हुआ। तो इंसान नहीं चेंज होता वक्त के साथ, ना ही रब चेंज होता है। तो फिर क्या मुझे आज बीवी को मेरी इताअत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पढ़ लिख गई है? बच्चे को ऑफ कहना चाहिए? पड़ोसी का हक खत्म कर देना चाहिए क्योंकि हम जरा फ्लैट्स में रहते हैं, हम जरा इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं? या नॉन मुस्लिम से रूल डिफरेंट होना चाहिए? या पहले खलीफा की इताअत करते थे, अब नहीं करने चाहिए? पहले खलीफा फॉर लाइफ था, अब 5 साल से ऊपर हमसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि आजकल के दुनिया कहती है कि नहीं यार, हम इतना पावर नहीं दे सकते उसको। क्यों भाई? पहले क्यों दे सकते थे? पहले देने की क्या वजह थी? अब क्या चेंज हुआ है कि अब आप कह रहे हैं कि खलीफा को इतनी पावर नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि वेस्ट के कुछ थ्योरिस्टों ने नई थ्योरियां बना दी है, तो मुझे वो बुनियाद बदल गई है। ये थ्योरी तो उनकी मुसलसल चेंज हो रही है, तो क्या मैं इस्लाम भी अपडेट उसके साथ चेंज करता रहूंगा? नो वे।
तो इंसान नहीं चेंज होता, जो चेंज होता है वक्त के साथ मटेरियल फॉर्म्स चेंज होते हैं। मैं इंटरनेट पे बाय करता था, पहले दुकान पे बाय करता हूं, इसलिए अगर इस रियलिटी में चेंज आए तो मैं दोबारा कुरान हदीस में जाऊंगा और कहूंगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। पहले तो होता है जब वो दोनों एक महफिल से अलग हो जाए, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता था, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाता था। वेस्टर्न लॉ कहता है कि जब वो ऑफर एक्सेप्टेंस करें तो बाइंडिंग होता है। इस्लामिक लॉ कहता है जब जब तक वो महफिल में है वो रिफ्यूज कर सकते हैं। अब इंटरनेट पे किस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, जब वो ऑफलाइन होगा, किस पॉइंट पे होगा, ये इज्तिहाद करके देख लेंगे, लेकिन रूल तो वही होगा। ऑफर एक्सेप्टेंस तो होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा, सब्जेक्ट मैटर का अलाउड होना चाहिए, जो इस्लाम के रूल हैं वो तो नहीं चेंज होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये है, इसलिए इस्लाम वक्त के साथ कोई अपडेट नहीं होगा। ना किसी इमाम गजाली को हक है, ना किसी इब्न खल्दून को हक है, ना किसी इमाम अल-मावरदी को हक है, उन्होंने बदला भी नहीं है। They just give you intellectual insight into the Islamic laws. They did not change. इकबाल ने बदला है, हाँ, मौदूदी साहब ने जरूर बदला है, लेकिन उन्होंने नहीं चेंज किया। जो क्लासिकल थे, ये मॉडर्निस्ट थे, सिंसियर थे, सिंसियरिटी का इशू नहीं है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने वेस्टर्न थॉट को बैक ऑफ द माइंड उससे इंप्रेस होकर कहीं ना कहीं इस्लाम के साथ मैच करने की कोशिश की है। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट पढ़ें, उसमें वो इकबाल जस्टिफाई करते हैं पूरी डेमोक्रेसी को। बस उन्होंने इस्लामिक डेमोक्रेसी की एक पूरी वो क्रिएट की है, विच इज नॉट इस्लामिक। इस्लामिक डेमोक्रेसी इज एब्सोल्युटली नॉट इस्लाम। लेकिन अब जी उन्होंने कहा है कि आज के दौर में पार्लियामेंट इज्तिहाद करेगी। मैं भी डिस्कस करता हूं इस पॉइंट को आगे कि कैसे इज्तिहाद करेगी। ओके, अब जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज के लिए परमानेंट एब्सोल्यूट फॉरएवर रूल दे दिए हुए हैं, उन्हीं में से एक रूल जो है वो रूलिंग सिस्टम्स के हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रूलिंग स्ट्रक्चर के, रूलिंग सिस्टम के उसूल दिए हुए हैं, और इस रिलेशनशिप को इस्लाम एक्सप्लेन करता है कि हाकिम और रियाया, हाउ दे विल बी लिंक्ड। रियाया को कब मानना चाहिए, कब नहीं मानना चाहिए, हाकिम कहां से आएगा, कहां से डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉल होगा, उसकी क्या रूल्स होंगे, वो इस्लाम ने गाइड किया हुआ है हमें। किसी भी रूलिंग सिस्टम के ना दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हुक्मरान को मुंतखब करना, उसकी मुद्दत, उसको हटाने का तरीका, एहतसाब का तरीका, ना ये जो अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ड्यूरेशन, कंडीशंस, क्वालिफिकेशंस के रूल्स होते हैं। दूसरा है उसकी पावर, अथॉरिटी, लॉज कहां से आएंगे, क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, लॉज, लॉ मेकिंग कहां से होगी। क्योंकि एक बंदा कहां से आता है, चले इधर से आता है, उधर से आता है, वो एक रूल होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी में अवामी इलेक्टेड होगा, डिक्टेटरशिप में साहब का बेटा जो है वो बादशाह सलामत का बेटा आ जाएगा, जो भी है। लेकिन वो नाफिस क्या करेगा भाई, वो मुल्क में इकोनॉमिक सिस्टम क्या रखेगा, जुडिशियल सिस्टम क्या रखेगा, सोशल सिस्टम क्या रखेगा, फॉरेन पॉलिसी क्या रखेगा, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, वो कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा, कैसे स्पेंड करेगा, इसके रूल्स कहां से आएंगे, कवानीन, पॉलिसियां, दस्तूर, ये कहां से आएगा। तो दूसरा, हर रूलिंग सिस्टम का एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा ये कि अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ड्यूरेशन और अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। ठीक है, अब आते हैं जरा इस्लामिक पे। इस्लाम कहता है कि मुसलमानों का एक अमीर और एक खलीफा होता है, जिसको चुनने का इख्तियार उम्मत के पास होता है, अवाम के पास नहीं। ठीक है, हमारी बड़ी स्पेसिफिक्स हैं, आपने किसी और सिस्टम से एक चीज मैच करके दूसरा सिस्टम नहीं बनाना उसको। चुनने के इख्तियार उम्मत के पास है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि खुलाफा राशिदीन की एग्जांपल्स में डायरेक्ट भी इलेक्ट हुए हैं और इनडायरेक्ट भी उनको अपॉइंट किया गया है, उन्हें उम्मत के नुमाइंदों ने उनको डायरेक्टली चूज किया है, जिसको अहले हलुल अक्द कहते थे। और हर बालिग मर्द और औरत का हक है इसमें, अवाम के पास नहीं, उम्मत के पास, मर्द ख्वातीन सबका हक है। इस खलीफा को इस्लाम के नफाज के शर्त पर बैत दी जाती है। नाउ यू सी, दिस इज नॉट कि वो पार्लियामेंट के बने हुए अल्लाह से हुकूमत करेगा, वो इस्लाम के इंप्लीमेंटेशन पे उसकी बैत अटैच्ड है। वी विल ओबे फॉरएवर एज लॉन्ग एज ही इंप्लीमेंट इस्लाम, वी विल ओबे हिम फॉरएवर एज लॉन्ग एज ही इंप्लीमेंट इस्लाम। खलीफा की 7 शराइत हैं: मुस्लिम, मेल, सेन, एडल्ट, फ्री, आदिल, जस्ट, काबिल। बहादुर फर्स्ट कंडीशन नहीं है, कुरैशी फर्स्ट कंडीशन नहीं है, मुश्तहिद फर्स्ट कंडीशन नहीं है, अक्ल कुल फर्स्ट कंडीशन नहीं है, ग्रेजुएट पीएचडी फर्स्ट कंडीशन नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा कंडीशन, क्योंकि शरा हमने ऑलरेडी मान लिया कि खुदा बताएगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हमें लगता है कि आजकल के दौर में कम से कम उसके पास मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो होनी चाहिए, नहीं, अल्लाह ने जो नहीं बताया हम नहीं अपने आप से बता सकते। इस्लाम जो है इसमें अल्लाह कॉल्स द शॉट, वी डोंट। इस्लाम का हुकूमती ढांचा विफाकी नहीं है, वहदानी, यूनिटरी स्ट्रक्चर है। यानी एक कैलिफेट, ऑल लैंड इज वन लैंड। इट्स नॉट द कि 6-7 इकाइयां आपस में इकट्ठी हो गई हैं और 2-3 चीजें विफाक को देके बाकी अपनी अपनी करते हैं, उनके अपने वजीर आला, अवाम ने उनके अपने इलेक्ट किए हुए हैं, उनका अपना बजट, अपना सिस्टम है। नहीं, तमाम उम्मत ने एक कैलिफ को चूज किया है और उसने अपनी मर्जी से वाली अपॉइंट किए हैं हर एक इलाके के ऊपर, वो जब चाहे हटा सकता है, जब चाहे हटा सकता है। जिम्मेदार ये है, जिम्मेदार वाली नहीं है, जिम्मेदार ये है। अगर कोई मसला होगा हम खलीफा से पूछेंगे। तो इट्स ए यूनिटरी स्ट्रक्चर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन पे अपॉइंट किया, दूसरी जगह पे अपॉइंट किया, अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक तआला अन्हु ने, हजरत उस्मान गनी ने, सब ने अपनी मर्जी से वाली अपॉइंट किए।
और उनको रिमूव किया, फिर किसी और का अपॉइंट किया, फिर रिमूव किया। खलीफा वाली अपॉइंट करता है, यानी जो प्रोविंस का हेड, खलीफा जात का कमांडर अपॉइंट करता है। खलीफा इज द एक्चुअल कमांडर इन चीफ, खलीफा इज द चीफ जस्टिस, और जब चाहे जिसको डिसमिस करना चाहे डिसमिस कर सकता है, वो सिवाय काजी उल कदा के। जब उसके खिलाफ केस आएगा तो फिर वो काजी कजा को नहीं, क्योंकि उसने डेलीगेटेड अथॉरिटी लोगों को दी हुई है। खलीफा सिर्फ एक केस पे हटाया जा सकता है, जब वो कुफ्र बुआ, वो कुफ्र सरी करे। आयात हदीस में लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब वो कुफ्र बुआ, वो कुफ्र सरी नाफिज करे, ऐसा कुफर जो डिस्प्यूटेड ना हो, ऐसा कुफर जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, ऐसा कुफर जो कतई हो। खलीफा के पास एडॉप्शन का हक है। एडॉप्शन का हक का मतलब क्या है? जब आप एक लॉ बनाएंगे, लेट्स से लैंड लॉ, हम खैराज कितना कलेक्ट करेंगे, किस तरह होना चाहिए, उसमें काज़ी अबू बैत की किताब है जिसमें उसने अहकामात अखज़ किए, दलाइल दिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इख्तिलाफी राय किताबुल खैराज में है, एक पॉइंट पे है। हमारे खिलाफत में भी मुख्तलिफ फुकहा होंगे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स होंगे, उनकी अपनी ओपिनियन, अपने दलाइल वो अखबारों में छाप रहे होंगे, अपने थीसिस लिख रहे होंगे कि जी ये लॉ ऐसे होना चाहिए, ये उसकी दलाइल है। चूंकि इस्लाम में कुछ दलाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, तो अगर दो दो ओपिनियन आ गई तो फिर कौन सी ओपिनियन नाफिज होगी? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। खलीफा की राय इंप्लीमेंट होगी। खलीफा विल अडॉप्ट ए लॉ, नॉट द शूरा, खलीफा विल अडॉप्ट ए लॉ। अल्लाह ने खलीफा को हक दिया हुआ है, और हम इसकी एविडेंस अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के डायरेक्ट एक्शन से लेते हैं। सबसे मशहूर एग्जांपल जिसमें तलाक के मामले में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की वही राय थी जो आज हनफियों की राय है कि 3 तलाकें 3 काउंट होंगी एक वक्त में। इसके मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की राय वही थी जो आज शाफी राय है या हम्बली राय है कि एक वक्त में 3 तलाकें एक काउंट होगी। अब दोनों के पास अपने दलाइल हैं, एक के ख्याल में इनकी दलील कमजोर है, हमारी मजबूत है, इनके ख्याल में इनकी दलील कमजोर है, ये मजबूत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं अडॉप्ट करता हूं, मैं स्टेट में लॉ के तौर पे 3 तलाकों को एक काउंट करवाऊंगा। उमर फारूक उसके वजीर भी हैं, उसके जज भी हैं, उसके काजी भी हैं, और वो इसको गलत समझते हैं, लेकिन उसने अपनी कोर्ट्स में खलीफा की राय अडॉप्ट की और इंप्लीमेंट किया, डिस्पाइट कि वो उनकी नजर में गलत है। ये हमें यहां से उसूल निकला, अल अम्रुल इमामु नाफिज़न ज़ाहिरन व बातिनन, खलीफा का हुक्म ज़ाहिरन भी नाफिज होगा, बातिनन भी नाफिज होगा। अल अम्रुल इमामु यरफ़उल खिलाफ, इमाम का हुक्म, खलीफा का हुक्म इख्तिलाफ को खत्म कर देगा। जब उमर तआला अन्हु अपनी राय छोड़कर एक उनकी नजर में गलत राय नाफिज कर सकते हैं, तो किसी आलिम को हक नहीं है कि वो उसको चैलेंज करे। जब अली तआला अन्हु अपनी राय की जगह पे उमर फारूक तआला अन्हु के दौर में उनकी राय नाफिज कर सकते हैं, तो किसी को भी हक नहीं है कि वो कहे कि यार मैं नहीं मानता, एज लॉन्ग एज वो एक दलील उसके पास मौजूद हो जो आपकी नजर में कमजोर लेकिन असल में वो मजबूत है। मैं और अभी इस्लामिक रूलिंग सिस्टम की डिटेल्स को अभी श्रिंक कर रहा हूं और मैं वो क्वेश्चन आंसर पे छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ इस इस्लामिक सिस्टम का एक पहलू आपके सामने उठाता हूं और उसके मुकाबले में वेस्टर्न पहलू आपके सामने उठाता हूं, सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए कि हमें पता भी नहीं है और हम इनसाइड वेस्टर्न मॉडल से कितने इंप्रेस हो चुके हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं। आज मैंने बहुत सारी इस्लामी जमातों के बड़े सीनियर लोगों से सुना कि आपने तो खलीफा को पता नहीं आलेनाल बनाया हुआ है भाई, सुपरमैन बना दिया, उसकी इताअत करो, उसकी इताअत करो, वो चीफ जस्टिस भी है, वो जी आर्मी चीफ का हेड भी है, एग्जीक्यूटिव का हेड भी है, सारे वाली भी वो अपॉइंट करता है, सारा ये भी अपॉइंट करता है, आपने तो उसको सुपरमैन बना दिया भाई। ये आर्गुमेंट, मैंने कहा तो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक तआला अन्हु सुपरमैन थे, ये सारे थे ना? तो उसने कहा आज वो लोग कहां हैं? मैंने कहा फिर तो नमाज ही मत पढ़ो ना, आज सहाबा किधर है? अल्लाह का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, वो उसके बाद बाकी खुलफा ने उमैया में, अब्बासियों में, उस्मानियों में वैसे नाफिज नहीं था, सारे सुपरमैन थे। दिस इज द रूल ऑफ इस्लाम, इजमा साहबा से साबित है। आप क्या बात कर रहे हैं? कल आप जिहाद नहीं करेंगे, आप कहेंगे वही गांधी साहब यही कह रहे हैं ना कि नबी के बाद और जिहाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो उस तरह दावत देकर इत्माम हुज्जत नहीं कर सकते, तो जिहाद खत्म करने पे तुले हुए हैं। यही आर्गुमेंट तो आप कह रहे हैं कि जी वो भाई इस्लाम का उसूल है, वो साहबी भी मानेगा, ताबीन भी मानेंगे, तबा ताबीन भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, हर कोई मानेगा, वैसे ही है जैसे होना चाहिए। लेकिन आपको मैं जरा इंटेलेक्चुअली भी रखना चाहता हूं। पहले आपको मैं कुछ आयत और हदीस आपके सामने रखता हूं इस एक पॉइंट पे कि हम अमीर की इताअत करते हैं, और वो उसको काफी सारी अथॉरिटी दे देते हैं, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि देखें वेस्ट ने इसको कैसे समझा और वेस्टर्न साइकी हमारे अंदर कैसे आई। और मैं सिर्फ ये एक एस्पेक्ट हाईलाइट करके इंशाल्लाह अपना टॉपिक क्लोज करूंगा, फिर मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सवालात करें ताकि उसको हम जरा और थॉरोली चीजों को डिस्कस कर सकें। मैं आयत और हदीस से बस तरतीब से पढ़ रहा हूं आपके सामने कुछ, ठीक है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अपने में से उलुल अम्र की इताअत करो। इताअत इज कंप्लायंस, इताअत इज सबमिशन, इताअत इज एग्रीइंग एंड ओबेइंग व्हाटएवर द हेड से। आगे मुस्लिम ने अमर बिन अलास से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी इमाम खलीफा की बैत करे तो उसे अपने हाथ का मामला और दिल का पल दे दे, यानी सब कुछ उसके हवाले कर दे, उसकी हर चीज माने। फिर उसे चाहिए कि हस्बितात इताअत करे, अगर कोई दूसरा शख्स आए और पहले खलीफा से तनाज़ा करे, दूसरे की गर्दन उड़ा दो।
अनस बिन मालिक से रिवायत है कि उसने फरमाया, सुनो और इताअत करो, खातून पर कोई हबशी गुलाम को हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए जिसका सर किशमिश की तरह छोटी सी हो, मेवा नहीं होता उसकी तरह छोटा सा क्यों ना हो। बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैंने रसूल को फरमाते सुना, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। दूसरी हदीस में ये अल्फाज थोड़ा चेंज है, उसमें लिखा है, जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अमीर की इताअत, खलीफा का ओबे करना, सबमिट करना, सबमिशन 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 सबमिशन। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, जमात के बगैर कोई दीन नहीं, इताअत के बगैर कोई अमीर नहीं, और समा वता के बगैर, सबमिशन के बगैर कोई अमीर नहीं होता। बुखारी ने अपनी बात से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी भी शख्स, कोई भी शख्स जो अपने अमीर में कोई ऐसी बात देखे जो उसे नापसंद हो, वो उस पर सब्र करे, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों की जमात से बालिश पर भी अलग हुआ, इस हालत में उसे मौत आ गई तो वो जाहिलियत की मौत मरा। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर की बात सुन और मान, अगरचे तेरा माल तुझसे वो छीन ले या तेरी पीठ पर सुर्ख कोड़ों के निशान पड़ जाए। इमेजिन करें, एक वेस्टर्न राइटर को आप ये बातें कहें कि हदीस में लिखा है कि तुम्हारी माल वो तुमसे छीन ले, तुम पे जुल्म करे और तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे, तुमने खुरूज और बगावत नहीं करनी। हिसाब करना अलग डिस्कशन है, उसका अपना हक मांगना अलग डिस्कशन है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे आज के बाद खलीफा नहीं है क्योंकि जालिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तुम्हारा माल तुझसे छीन ले, तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे, सुरख कर दे, तुमने इताअत से हाथ नहीं खींचना। मुस्लिम ने रिवायत किया कि नाफे ने कहा कि मुझसे इब्न उमर ने बयान किया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने इताअत से हाथ खींच लिया वो क़यामत के दिन अल्लाह से ऐसी हालत में मिलेगा कि उसके पास अपने अमल की कोई हुज्जत नहीं होगी। जो कोई साल में मरा कि उसकी गर्दन में खलीफा की बैत नहीं, तो वो जाहिलियत की मौत मरा। बुखारी में है, उबादा बिन सामित से रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा, हमने पसंद और नापसंद में और इताअत करने में नबी की बैत की, और इस बात पर कि हम हुक्मरानों के साथ झगड़ा नहीं करेंगे और हम हक बात के लिए कड़े होंगे या हक बात कहेंगे, खा जिस हालत में हो, और अल्लाह के मामले में किसी भी मलामतगर की मलामत से नहीं डरेंगे। ये सारी चीजें मैं एक इस्लामिक हाकिम की बात कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये कुफ्र बोवा व कुफ्र सरी और कुफरिया निजाम से हुकूमत करते हैं, इसलिए ये इताअत इनसे लिंक्ड नहीं है। ये मैं एक इस्लामिक खलीफा की बात कर रहा हूं। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक एक्सेप्शन है, आपने फरमाया अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत जायज नहीं, इताअत तो नेक कामों में होती है। यानी अगर वो कहे तुम सूद लो, वो कहे तुम मुसलमानों को मारो, मैं ये नहीं करूंगा। और मुस्लिम ने उबादा बिन सामित से रिवायत की, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया और हमने बैत की। जिन उमूर का हमने अपने आप से अहद किया वो ये है कि हम जोश में, यानी एक्टिव में और सुस्ती में, मुशक्कत में और आसानी में, और इताअत करने और अपने आप पर किसी और को तरजीह देने के बावजूद इख्तियार का झगड़ा नहीं करेंगे, की बैत की। फिर आपने फरमाया, जब तक तुम कुफ्रिया बात ना देख लो जिसके लिए तुम्हारे पास वाज़ेह दलील हो, तब इताअत नहीं करना। आपने फरमाया अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत जायज नहीं, इताअत तो नेक कामों में होती है, मुत्तफ़िक़ अलैहि हदीस है। और एक और रिवायत में, एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो सुने और इताअत करे, खा उसे पसंद करता हो या नहीं, जब तक उसे मासियत यानी गुनाह का हुक्म ना दे दिया जाए, और अगर गुनाह का हुक्म दिया जाए तो वो ना सुने और ना इताअत करे। ये मुस्लिम की हदीस है। यू सी दिस होल पैराडाइम। हदीसें, आयतें चेक करें, क्या बात कर रही हैं। अब वेस्टर्न थॉट ने हमारे सारे इस्लामिस्टों को इतना इंपैक्ट किया है। मैं कहता हूं वेस्टर्न थॉट की कौन सी चीज हमें इंपैक्ट कर रही है, मैं बताता हूं आपको। वेस्ट का ना एक वेस्ट आजादियों पे ना बड़ा डीपली बिलीव करता है। वो उन्होंने 400-500 साल की स्ट्रगल के बाद ना चर्च से और बादशाहों से आजादी हासिल की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, पर्सनल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ ओनरशिप, ये फ्रीडम्स उन्होंने हासिल की, लिबर्टीज, फ्रीडम्स, एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद चर्च से और बादशाह से। तो उनके अंदर ना बादशाह, चर्च, इन सब से एक डीप नफरत और एक डीप ना वो है डिसडेन, एक खौफ, फेयर है कि हमें आज के बाद किसी ताकतवर की के सामने नहीं झुकना। हमने बड़ी मुश्किल से लिबर्टीज हासिल की। तो हम पे इस्लाम ने जुल्म नहीं किया। हम अल्लाह के सामने सबमिट करने पे फख्र करते हैं, हम नबी की गुलामी में फख्र करते हैं। हम आजादियों वाले लोग नहीं हैं। लेकिन वेस्ट कैसे देखता है? वो हर अथॉरिटी, हर ताकत को आजादियों के ऊपर लिमिट के तौर पे देखते हैं। वो टीचर क्यों ना हो, वालिदैन हो, हाकिम हो, अमीर हो, वो बड़ी लंबी डिस्कशन के बाद, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की डिस्कशन के बाद कायल हैं असल इंपॉर्टेंट फर्द और उसकी लिबर्टीज है। उनकी नजर में इस दुनिया की के अंदर सबसे बड़ी सादत आजादियों का हुसूल है। वो अपने आप को कहते हैं द फ्री सोसाइटी, द आइडल सोसाइटी, दे हेट आवर फ्रीडम, द लिबरल वर्ल्ड, द वेस्टर्न वर्ल्ड, दे आर जेलस। ये सारी दुनिया हमारी लिबर्टी से जलती है। जो जिस लिबर्टी से हम रहते हैं कि हम जो करना चाहें करें, जो पहने, जो खाएं, जो करना चाहें, हमारी मर्जी। इसलिए वो क्या करते हैं, उनकी नजर में ना ताकत जो है ना, अथॉरिटी, ये वीक करनी चाहिए ताकि वो लोग की लिबर्टीज को अफेक्ट ना करें। तो उन्होंने ताकत को ना डिवाइड करना शुरू कर दिया। कैसे डिवाइड किया? एक पीएम पावरफुल नहीं है, एक कैबिनेट के जरिए हुकूमत होगी। यानी ये 25 बंदे मेजॉरिटी से फैसला करेंगे, पीएम का फैसला नहीं होता। दिस इज द डेमोक्रेटिक सिस्टम। विफाक और इकाइयों में पावर डिवाइड है, ये प्रोविंशियल राइट्स है और ये फेडरल राइट्स है। एक बंदा हेड नहीं है, ये डिवाइड कर दिया हमने। फिर हमने ये लॉ बनाएंगे, ये इंप्लीमेंट करेंगे, ये जुडिशरी है। तो मुकन्नना, इंतजामिया और जुडिशरी पावर स्प्लिट कर दी उन्होंने।
फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 3 और करते हैं, विफाक, सूबे और लोकल बॉडीज, 3 में इधर डिवाइड कर दिया। बिजनेस के अंदर जाएं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेजॉरिटी से फैसला करते हैं, सीईओ फैसला नहीं करता, चेयरमैन फैसला नहीं करता, मेजॉरिटी से फैसला होता है। लॉर्ड क्रोमर का जो फेमस सेंटेंस है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट। अब ना हम, हमारे मुस्लिम्स अंदर अंदर इस फिलॉसफी से इंप्रेस हुए, इंक्लूडिंग इकबाल, इंक्लूडिंग मौदूदी साहब, इंक्लूडिंग सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं। वो अंदर, तो उन्होंने, उनके अंदर में, उनके ज़हन में है कि ये अमीरियत है दुनिया में, या अमीरियत होती है और या फिर डेमोक्रेटिक होता है। उन्होंने कहा ये तो एक इमरानी इल्म है, सोशियोलॉजिकल इल्म है, ये तो वक्त के साथ अपग्रेड हो रहा है, इर्तिका आ रहा है सोच में। आज के बाद खलीफा को शूरा का पाबंद होना पड़ेगा। इनडायरेक्टली क्या है, डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटीज अथॉरिटी, तो खलीफा को शूरा का पाबंद होना पड़ेगा। अब वो ढूंढ रहे हैं ऐसी कोई आयत हदीस जिससे वो जस्टिफाई कर सके। डिसीजन पहले से हो चुका है कि मेजॉरिटी को हम मानेंगे, हम डिक्टेटर नहीं छोड़ेंगे। ये हुक्म अकल से निकला है, वेस्ट से निकला है, शरा से नहीं निकला। अब वो शरा में ढूंढ रहे हैं जवाज। हाँ, वो एक वाक्य मैंने भी ऐसे कहा था ना कि मैं तुम लोग की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, देखिए इस्लाम भी कहता है, नहीं इस्लाम नहीं कहता। आपको वो 500 वाकयात नजर नहीं आते जहां नबी ने मेजॉरिटी रिजेक्ट कर दी थी, और वो 2 नजर आते हैं जहां कर दी, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड किया कि मैंने करना तो यही है, जवाज इस्लाम से। आपने कहा हम खलीफा को तहयात हुक्मरानी नहीं दे सकते। क्यों भाई? नहीं नहीं जी, खलीफा आलिलाल नहीं हो सकता। जब जवाज नहीं मिला, फिर कहा कि जी वो आप खुलाफा राशिदीन ले आए, दे देते हैं उनको। असल में इशू ये नहीं है, असल में इशू ये कि वो वेस्टर्न थॉट से इंप्रेस हो चुके हैं। इस्लाम में हम अथॉरिटी को वीक नहीं करते, हम लिबर्टी वाले लोग नहीं हैं। हम अथॉरिटी को कदगन के तौर पे नहीं देखते, लिबरेशन उसके ऊपर, लोगों की आजादियों के ऊपर। हम ताकत डिवाइड नहीं करते। हमारे लिए उम्मत और अथॉरिटी अलग है ही नहीं, क्योंकि असल में तो इस्लाम में खलीफा है कौन? अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतु ज़का। ठीक है, सारी जो आयात हैं, अल्लाह ने तो मुझ पे फर्ज किया है, तुम जिहाद करो, तुम रोजा रखो, तुम जो है नमाज कायम करो, तुम ज़कात दो, हम पे फर्ज किए। तो हम क्या करते हैं? हम एक अमीर को बैत देकर अपनी जिम्मेदारी उसके सर तोम देते हैं, कहते हैं तुम करो, हम तुम्हारी इताअत करते हैं। सो ही इज डूइंग व्हाट एक्चुअली अल्लाह ओब्लाइज मी टू डू। ही इज डूइंग व्हाट अल्लाह ओब्लाइज मी टू डू। तो मेरे तो उससे कोई पड्डा नहीं है, वो शरीयत नाफिज कर रहा है, मैं इताअत कर रहा हूं। ठीक है, हम तो एक ग्रोह हैं। अब इस्लाम में ना जो अमारत की बुनियाद इताअत है, एहतिसाब नहीं है। एहतिसाब एक फंक्शन है, ऑफ कोर्स। एहतिसाब की हम डिनाई नहीं कर रहे। एहतिसाब कब होता है? एहतिसाब होता है उसके एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज के अंदर कमी, कोताही, गलतियों पे एहतिसाब होता है। इसके ऊपर आप एहतिसाब करते हैं। ये वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं कि हमने बस उसको सुबह शाम ना पिंच करना है ताकि वो कमजोर रहे, इस एंगल से नहीं। हमारा, हम इस assumption से काम नहीं करते कि हमारे पास ऊपर जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान बैठे हैं, सारे चोर, खाइन, धोखेबाज अमरीकी एजेंट, लूट मार, दौलत के रसिया, कौम और उम्मत के दुश्मन, काफरों के एजेंट। इसलिए हमें हर वक्त चेक में रखना है, हर वक्त चेक में रखना है, एहतिसाब करना है, एहतिसाब करना है, एहतिसाब करना है। मुझे 1300 साल में कौन सा खलीफा है जो कि रोमन्स और पर्शियन या किसी और का एजेंट था? कमजोर था, ठीक है, गुनाहगार था, ठीक है, जुल्म किया, ठीक है, लेकिन एजेंट कब था? कौन सा खलीफा एजेंट था? कौन सा खलीफा गद्दार था हमारा? उस्मानियों में, अब्बासियों में, उमवियों में, खुलफा राशिदीन में कौन था जो वेस्ट के लिए काम करता था? वो और सलीबियों के लिए काम करता था, पर्शियंस के लिए काम करता था, कौन था? हमारे अमीर कमजोर हो सकते हैं, हम ठीक करेंगे उनको, उनका तकवा कम हो सकता है, हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, एडवाइस करेंगे उनको। वो मासूम नहीं है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जरूरी है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप विद रूलर एहतिसाब नहीं है, हमारा रिलेशनशिप इताअत है। एहतिसाब एक फंक्शन है उसका। अब एक आखिरी चीज की तरफ आए। अब देखें पॉलिटिक्स क्या चीज है, एक एक क्लोज आइडिया समझें। पॉलिटिक्स है उम्मत के उमूर की रनिंग के बारे में ओपिनियंस। पीटीआई का ख्याल है मुल्क को ऐसे चलना चाहिए, नून लीग का ख्याल है ऐसे चलना चाहिए, फलां जी एक बंदा जो टीवी जर्नलिस्ट है वो कहता है ऐसे चलना चाहिए, फलां आलिम कहता है ऐसे चलना चाहिए, फलां स्कॉलर कहता है ऐसे चलना चाहिए। क्या है ये? सियासत है। क्यों? ये कलेक्टिव अफेयर्स के बारे में जो पूरी सोसाइटी के हैं, उसके बारे में आपका ओपिनियन है कि बिजली को इस तरह से बनाना चाहिए, ये जनाब हमें कश्मीर के लिए ये करना चाहिए, इंडिया से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दूसरा कहता है करनी चाहिए। ये ओपिनियंस है। सियासत क्या है? कलेक्टिव अफेयर, उम्मत के उमूर की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओपिनियंस है। अपोजिशन भी करती है, हुकूमत भी करती है। अब होता क्या है, एक्शन कौन लेता है? रूलर्स। ओपिनियन सबकी है, एक्शन रूलर के पास है। अब नेचुरली कंबाइंड सोसाइटी है, लोग क्या कोई रिपोर्ट चिप तो नहीं लगी हुई ना, हर बंदे का अपना ओपिनियन होगा, हर बंदे का अपना ओपिनियन होगा। तो सियासी तौर पर जो बाशऊर लोग होंगे वो राय रखेंगे, इन सब की राय होगी। वज़रा, मुआविनीन, वाली, उलमा, स्कॉलर, मीडिया एंकर्स, मुबस्सिरीन, शूरा, सबकी राय होगी। लेकिन सोसाइटी का एक्शन एक हो सकता है। हम सोसाइटी में 25 पॉलिसियां तो नहीं नाफिज कर सकते ना, एक ही पॉलिसी नाफिज होगी एक इशू के बारे में। इसलिए यह हक रूलर का है, यह हक रूलर का है कि वो कौन सी राय नाफिज होगी। शूरा इससे पहले है, सोसाइटी अपने ओपिनियन दे रही है और हमने उम्मत के नुमाइंदे चुन लिए हैं ताकि वो ओपिनियन दे सके। देयर आर सर्टन एरिया जहां उनकी ओपिनियन बाइंडिंग भी है, यस ट्रू, बट दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। वो ओपिनियन एक्शंस के बारे में है। हमें बिजली इससे सोलर से बनानी चाहिए या हमें न्यूक्लियर से बनानी चाहिए, एक्शंस के बारे में है। वो अहकामात के बारे में नहीं है, वो लॉस के बारे में नहीं है। लॉस शरा से आ रहे हैं, खलीफा अडॉप्ट कर रहा है, दैट्स इट। ओपिनियंस, उन्होंने कहा
कि जनाब डेमोक्रेसी आज का इज्तिहाद है। मैं पूछता हूं पार्लियामेंट में कौन से मुजतहिद बैठे हुए हैं? कौन सा मुजतहिद बैठा हुआ है जो इज्तिहाद कर रहा है? क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? क्या उसको अरबी आती है? क्या उसने कुरान और हदीस की सारे वो पढ़े हुए हैं? उसको 25-30 हजार हदीसें याद हैं? उसको प्रिंसिपल्स जो ऑफ जूरिस्प्रूडेंस उसको आते हैं कि वो अपना इज्तिहाद करके रख रहा है? ये अवामी नुमाइंदे तो मुजतहिद तो नहीं होंगे ना। इक्का दुक्का आलिम भी होंगे, लेकिन बाकी लोग भी होंगे। वो मुजतहिद तो नहीं है कि वो अहकामात अखज़ कर रहे हैं ना। हाँ, दे विल बी मेच्योर पीपल, सोसाइटी के लोग हैं। वो कह सकते हैं मेरे इलाके में पहले स्कूल बनाओ या पहले जो है आप सड़क बनाओ। वो ये कह सकते हैं और मैं इसकी राय मानूंगा, हर सूरत मानूंगा, क्योंकि अवाम का नुमाइंदा है। मैं उसका बाइंडिंग है कि मैं उसकी राय मानूं। लेकिन लॉ मेकिंग, इंटेलेक्चुअल इश्यूज या जो है फिक्र इश्यूज या वो एक्सपर्ट इश्यूज, हाउ कैन ही डिसाइड? व्हाई शुड वी एक्सेप्ट? और हु सेड कि मेजॉरिटी इज राइट? इट मे बी, इट मे नॉट बी। मैं घर के आपके सामने 3 इश्यूज रखता हूं। घर में शराब पिए कि ना पिए, अपना कार्डियोलॉजिस्ट किसके पास जाएं, टूर पे कहां जाएं, टूर पे कहां जाएं, उसमें चोटू की भी राय चलेगी, बेगम की भी राय चलेगी, अब्बा की भी, बहनों की भी, भाई की, सबकी राय हम लेंगे, क्योंकि सबका एंजॉयमेंट का हक है। मेजोरिटी 30 होगी यहाँ पे। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट किसके पास जाएं? हो सकता है बेगम को इसका थोड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है वो बेटी को अच्छा आइडिया हो। मैं उस एक से मशवरा करूंगा, मैं सबसे मशवरे भी नहीं करता। और जनाब जहां तक इशू है कि शराब घर में हम पी सकते हैं कि नहीं, इस पर डिस्कशन ही नहीं हो सकती, शूरा ही नहीं हो सकता। शूरा है ही नहीं इसमें। दिस इज हाउ इस्लाम ने इसको एड्रेस किया हुआ है। अब वेस्टर्न मॉडल कुछ और है, हमने उसको इस्लाम के अंदर लेकर आ गए हैं। डिस्कशन का, इस सारी डिस्कशन का मकसद क्या है? मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी कि किस तरह अथॉरिटी के बारे में वेस्टर्न आइडिया और हमारे आइडिया में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही अदल कायम करना, अदल कोई भी चीज कुछ भी नहीं होता। अदल का, इस्लाम में अदल का मतलब है शरीयत बस, जो कि वेस्ट के ख्याल में जुल्म है। सारा वेस्ट के ख्याल में हमारा अदल जुल्म है, और उनका जो अदल है वो हमारी नजर में कुफर है। इसलिए ये जाली जो हमने कोटेशन सुनी हुई है कि जी एक मुआशरा जो है वो जुल्म कुफर के साथ चल सकता है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकता, अली की राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि जुल्म और कुफर एक चीज है हमारी नजर में। अदल है हर चीज को सही जगह पे प्लेस करना, जो कि इस्लाम है। तो हम ये डिस्कशन भी कबूल नहीं करते। खलीफा उम्मत की बैत से आता है, गासिब और मुतसल्लित नाकाबिल कबूल है, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है, शूरा मुकन्नना नहीं है, ना पार्लियामेंट मॉडर्न दौर का इज्तिहाद है, ना हमारे पास इज्तिमाई इज्तिहाद का कंसेप्ट है। हमने इस वेस्ट के चीजों को जमा पहना पहना के बहुत कर लिया, कुछ भी नहीं बन पाया। इस्लाम कौमी रियासत नहीं है, इसकी फ्रंटियर्स होती हैं, फिलहाल इसकी फिलहाल बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन कोई मुकद्दस बॉर्डर नहीं होता। आपने मुकद्दस बॉर्डर मान लिया, खत्म हो गया इस्लाम, क्योंकि जात खत्म हो गया। अब आप क्रॉस बॉर्डर अटैक कर रहे हैं, आप एग्रेसर हैं, आप जो है वो टेररिज्म कर रहे हैं, आपको ऐसे देखा जाएगा। सो दिस इज द आइडिया। मैं अपनी बात को यहाँ पे इंशाल्लाह क्लोज करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बाकी डिस्कशन को हम क्वेश्चन आंसर के अंदर जो भी है उसको इंशाल्लाह आगे सेटल करें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, जो होस्ट हैं प्लीज काइंडली इजाजत दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इमरान भाई, आगे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अकील भाई, पहले आप क्वेश्चन कर लें, बाद में मैं कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है। जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस्लामिक डेमोक्रेसी जैसी जो कॉन्सेप्ट है जो आजकल हमें मिलता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली। तो ये मॉडर्निस्टिक थिंकिंग है जो हमें वेस्टर्न साइकोलॉजी से ये चीज़ मिलती है। ये मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जो आपने एक जगह पे रेफरेंस दिया अल्लामा इकबाल का, कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट, जिसमें उन्होंने इस्लामिक डेमोक्रेसी को जस्टिफाई किया, लेकिन उसके साथ एक चीज़ उन्होंने ऐड की, वो ये की कि जो क्वांटिटी ऑफ वोट है वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ वोट मैटर करता है। तो सबसे बड़ा फ्लॉ ही डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि आपका जो वोट की जो ताकत है हर बंदे की सेम नहीं हो सकती। क्योंकि एक फॉर एग्जांपल रेडी वाला है, उसने अपनी रेडी के मुताबिक, उसने अपने घर के खर्चे के मुताबिक वोट देना एक बंदे को। या एक गांव वाला बंदा है, उसने अपने, अगर उसके घर का नाला खराब है या इस तरह की कोई इश्यूज है, तो उसने उस बेसिस के ऊपर वोट देना। और दूसरी साइड पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या एकेडमिक पर्सन हैं, उन्होंने एक ओवरऑल पूरा मैनिफेस्टो की बेस के ऊपर एक वोट देना। तो मेरा बेसिक सवाल ये है कि अभी आपने बात की कि एक खलीफा होना चाहिए, मतलब जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं वो सारी कंबाइन हो और उनका सिर्फ एक ही खलीफा हो। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस एक खलीफा की क्वालिफिकेशन क्या हो, कि जो उस पर नाफिज हो और वो आगे करे, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह आप उसको एक खलीफा मुकर्रर कर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और इसी के अच्छा साथ मैं एक देखिए। और सवाल ऐड कर देता हूँ। जी जी। जी जी। असल में आपने जी, पहले जो इसके साथ कमेंट एक किया सवाल उसमें भी, ये उसका है। भी, उसमें भी एक मैं अपना कमेंट करूंगा, तो आपके अभी अभी भी 2 पॉइंट्स हो गए हैं। ये आपने पहले एक और जो कमेंट किया ना, उसमें भी मुझे एक इख्तिलाफी नोट आपके सामने रखना है। दूसरा सवाल आपको मैंने नोट कर लिया। जी आगे बताएं। जी सर, अगला सवाल मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह बात की कि खलीफा के पास ही पावर होती है, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और
चीफ जस्टिस और वो सारा कुछ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एक ही बंदे के पास ये सारे इख्तियार हो जाएं, लेकिन उस बंदे की कंपेटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उस पावर को मिस यूज भी कर सकता है। और ये अगर वो मिस यूज करेगा इस पावर को, तो ओवरऑल जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको नुकसान होगा, और जो एक इमेज है मुसलमानों की या इस्लाम की, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम की, वो वेस्ट के सामने या दूसरी जितनी भी स्टेट्स हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, तो उनके सामने ये बड़ा एक गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो आपका इसके ऊपर क्या जी जज़ाकल्लाह खैर, ओपिनियन है? जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा देखिए, मैं पहला पॉइंट ये है, आपने कहा कि सबका वोट बराबर नहीं हो सकता, या क्योंकि लोग की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी या उनका शऊर का लेवल डिफरेंट है। मैं आपसे आज कहता हूँ कि इस वक्त तो सबसे ज्यादा पीएचडीज जो है ना, सबसे ज्यादा जाहिल वही हैं, तो क्या करें फिर, हम उनको वोट दें? अगर हम उलमा की बात करें, सारे जो है ना इस्लामिक डेमोक्रेसी में घुसे हुए हैं, तो उलमा को वोट का हक दे देंगे और कहीं की तरफ वही वोट देंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको वोट का? वो डिग्री से होगा, वो अगर मदरसों के सनदों से होगा, वो किससे होगा? पहले तो ये कि इस वक्त जो सारे हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमें बर्बाद किया, जो सीएसएस क्वालिफाइड लोग हैं, जो वेस्टर्न थॉट से इंप्रेस्ड हैं, फिर हम क्या करें इसके साथ? तो अगर हम इसको डिग्री से अटैच करें तो प्रॉब्लम, अगर हम इसको एज से अटैच करें तो प्रॉब्लम। हम वापस आते हैं अकली बेसिस को हटाकर नकली, नकल कहते हैं ना, टेक्स्ट, शरिया, कुरान और हदीस के टेक्स्ट की तरफ वापस आते हैं। और वो ये है कि, और इसमें आपके बाकी दो सवालों का भी एक थोड़ा सा आंसर हो जाएगा। और अब ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने काइंडली फोकस करके समझने की कोशिश करनी है। मेरा आर्गुमेंट जो है वो ये है कि, एक मिसाल आपके सामने रखता हूं कि अमेरिका 300 साल से जो उनका हुक्मरान आ रहा है वो सुपरमैन होता है, वो कोई, उसके पास कोई जादुई ताकतें होती हैं, वो कोई बड़ा स्ट्रांग इंसान होता है, वो जीनियस होता है, सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला बंदा होता है। मिसाल के तौर पे अल गोर, वो हार गया था, उसने कभी जिंदगी में एक नंबर भी कम नहीं लिया था, उसके मुकाबले में बुश जीत गया था और वो आगे आगे आ गया, ठीक है? सो इज इट द, ये रिक्वायर्ड है कि हमारा खलीफा कोई सुपरमैन, बहुत ही कोई हाई क्वालिटी, बहुत एक्सीलेंट होना चाहिए? ये थिंकिंग हमारे यहाँ इस्लामिक सोसाइटी में ना गलत इस वजह से आई है कि हमने अबू बकर उमर तआला का जो जिस तरह से हमें सामने पेश किया गया है कि वो एक मलंग, सूफी और पता नहीं किस लेवल के लोग थे, एक खास अंदाज से उनका जो खाका रख दिया गया ना, उसके बाद हमें लगता है कि इट ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन एंड वी हैव अंडरमाइंड द सिस्टम। मिसाल के तौर पर अमेरिका में 300 साल से हाकिम है, अमेरिका तो पावर है, क्या हर कोई जबरदस्त था? नहीं, जॉन एफ कैनेडी भी आया, निक्सन भी आया, रोजवेल्ट भी आया, जॉर्ज बुश जूनियर, जॉर्ज बुश सीनियर, बाइडन, वो उसको एक लफ्ज समझ नहीं आता, बोल कुछ रहा होता है, पता नहीं चलता ट्रम्प क्या बकवास कर रहा होता है, उसको समझ नहीं आता। अमेरिका तो खराब नहीं हुआ, अमेरिका तो आज भी पावर है, आके मुसलमानों को मार रहा है, इधर भी मार रहा है, उधर भी मार रहा है, बदमाशी पूरी दुनिया में, कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। क्यों अमेरिका को फर्क नहीं पड़ रहा? इसलिए कि इट्स द सिस्टम, इट्स नॉट द पर्सन। इट्स नॉट जस्ट द पर्सन एलोन। पर्सन का इफेक्ट 18-20 का होता है, 17-20 का होता है, 16-20 का होता है, फर्क पड़ता है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बेहतरी आ गई थी, फाइन, हमें ये अंदाजा है। देखिए, जितनी बड़ी स्टेट होगी ना, तो आपका पर्सनल इंपैक्ट कम होता जाएगा। अगर आप घर में हो ना, अब्बा अब्बा का इंपैक्ट 4-5 बच्चों पे, बेगम पे डायरेक्ट होता है। आप एक स्कूल के हेड है, आपके नीचे 60 एम्प्लॉई हैं, तो आपका इंपैक्ट स्कूल के ऊपर कम होता जाएगा, आपकी पॉलिसीज का इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो सीईओ को कोई जानता भी नहीं है, लोग सिर्फ एसओपीज और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और केपीआईज और सिस्टम्स के ऊपर चलते हैं। लोग सीईओ कितना अच्छा बुरा बंदा है, शराबी कबाबी है, अयाश है, नहीं है, नेक है, नमाजें पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, इट डजंट मैटर। आज आपके ऊपर ना जीएसटी लग रहा है, ठीक है, और जरदारी जनाब वो घर रात को ताजुद पढ़े, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? या वो कोई जो है मुजरे कराता रहे, लेकिन आपके ऊपर जीएसटी खत्म कर दे, आपको फर्क पड़ेगा? So what really matter are the policies and the system, not the person. The bigger size you get, it's the system that is becoming more important than the person. ठीक है, उस पर्सन को, सिस्टम को चलाने वाला पर्सन ऊपर वाला होगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर है ना, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, सीआईए है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उनका फेडरल रिजर्व है, एक स्ट्रक्चर है जो चला रहा है ना सब कुछ, ठीक है। अब वापस आइडिया पे आता हूं। तो पहली बात तो यह कि इग्नोर दिस पॉइंट, किया खलीफा कोई बहुत ही क्लासिक जबरदस्त बंदा नहीं है तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे 1300 साल में हमारे पास कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है सोसाइटी में। तीन उस्मानी खिलाफत, ठीक है, 300 साल के 600 साल हुकूमत थी, 3 सालों में के बाद एक एवरेज चोरी हो रही है, यानी 200 हाथ कटे हैं 600 सालों में। क्या ये कोई जबरदस्त लोग थे? हर कोई सुपरमैन था? कोई भी नहीं था, नॉर्मल लोग थे। इट्स द सिस्टम, इट्स द शरिया। खलीफा कैन नॉट अवॉइड शरिया, शरिया हैज टू बी इंप्लीमेंटेड, अदरवाइज की बैत खत्म, रूलर खत्म, ठीक है, खुरूज हो जाएगा। उसको शेखुल इस्लाम फतवा दे देगा कि इसको हटा दो, अगर वो इस्लाम नाफिज नहीं करता। तो आपकी जो की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना, वो शरिया है। ऐसा कंसेप्ट होता है कि जिहाद के बगैर खलीफा कंटिन्यू नहीं कर सकता। उलमा फतवा दे देते हैं कि यार हर साल तो एक जिहाद होना चाहिए, तो फर्ज है, खलीफा ने क्यों नहीं किया? तो खलीफा सुस्त है, अयाश है, काहिल है, ये है, ही हैज टू। मैं वैसे मुहावरतन कह रहा हूं, एक्यूरेट एक्चुअल नहीं है, लेकिन एक एजेंट खलीफा भी आएगा तो वो वही करेगा जो इस्लाम कहता है। इनफैक्ट ऐसा हुआ था, उन्होंने शरीफ हुसैन को खलीफा बनाने की ऑफर की थी, लारस अरेबिया के थ्रू। लॉर्ड उसने कर्जन के से आगे लॉर्ड दूसरा था जिसने उसको कहा था कि तुम खिलाफ उस्मानी के खिलाफ बगावत करो और तुम जो है, तुम्हें हम बना देंगे खलीफा, बना देंगे, अरब खलीफा बना देंगे। उसने बगावत की, आखिर में जब कहा खलीफा, तो लॉर्ड कर्जन ने इस बंदे दूसरे लॉर्ड से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है। खलीफा जो ना एजेंट भी हो तो भी उनका ख्याल था कि हम अगर खलीफा अंग्रेजों का एजेंट होगा तो
खिलाफत हमारे कब आ जाएगी? अटकरज़न ने कहा कि यार खलीफा शरा नाफिज करता है, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो शरा से हट नहीं सकता, उसकी अपनी हुकूमत खत्म हो जाती है। हम ये नहीं करेंगे, हम खलीफा नहीं बनाने, हम खिलाफत खत्म करके रहेंगे। तो दे डिड नॉट अलाउड कि एजेंट खलीफा भी कबूल नहीं है, क्योंकि वो एजेंट खलीफा भी करेगा शरिया ही नाफिज ना। तो ये आर्गुमेंट हो गया। अब जरा एक फिक्री आर्गुमेंट समझे। पहला भी फिक्री आर्गुमेंट था, दूसरा आर्गुमेंट ये है कि देखिए रूलर जो है ना, उसको पॉपुलर होना चाहिए, अवामी होना चाहिए, सबसे बेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में दुनिया का सबसे बड़ा शेखुल हदीस बिठा दूं, ठीक है, इसको अवाम नहीं पसंद करते। अब आप क्या कर सकते हैं इसके? गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी, निजाम तो इस्लाम को ही नाफिज होगा, ठीक है। अब आप अगर अवाम के वोट से आने वाला, रेडी वाले के वोट से आने वाला, और वो जनाब वो चिप्स बेचने वाले के वोट से आने वाला, और टायर बदलने वाले के वोट से आने वाला, और पेंटर और मजदूर और वो उनके वोट से आने वाला बंदा नहीं रखेंगे, सिस्टम आज देखिए इमरान खान को हटाया, सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया, क्योंकि पॉपुलर वोटर्स के पास है, नहीं चल रहा है सिस्टम। यू हैव टू ब्रिंग द पॉपुलर गाय। इसलिए इस्लाम ने कहा है कि इस्लाम, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, अल्लाह ने अहकामात उम्मत पर फर्ज किए और उम्मत अपनी बैत से एक खलीफा को चूज करती है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों इलेक्शन में असल में हम अवाम की सुन रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक को किसने सेलेक्ट किया था? अंसार और मुहाजिरीन के बड़ों ने। क्या कोई उम्मत में एक बंदा भी कह सकता है कि यार ये जो कह रहे हैं ना हमारे जो बड़े हैं, हम नहीं मानते, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहा? वो एमएनएस थे हमारे उस वक्त, चूंकि इलेक्शन का सिस्टम नहीं था, डिजिटल वोटिंग नहीं थी, पोलिंग एजेंट नहीं थे, बट दे कोई डिस्प्यूट नहीं करता कि वो उम्मत के नुमाइंदे थे, ठीक है। आज उस्मान गनी की बारी में सलान हो, पूरे मदीना के घर से वोट लिया गया। हमने ये नहीं कहा कि यार ये बदरी साहब ये तो उसका 5 वोट, ये जनाब ये साहब ये तो उसका 1 वोट, नहीं किया हमने। हमने सबको एक जैसा समझा, ठीक है। हाँ ये है कि कुछ लोग खुद ही समझते हैं कि ये हमारे जो साहबा हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये फैसला कर दे तो हमारा तो हमारी क्या हैसियत है, ये जो फैसला करते हैं हमसे बहुत समझदार हैं तो हम उनकी बात मानते हैं। उस वक्त चूंकि कबायली सिस्टम में वो सरदार कबीले के बड़े, खानदान के बड़े जब फैसला करते थे तो कोई बंदा भी ये नहीं कहता था कि यार हम नहीं मानते, मेरे अब्बा जी हमारा घर का फैसला करते हैं तो हम तो ये नहीं कहते कि अब्बा जी मैं नहीं मानता। अब्बा जी है, अब्बा जी ने कह दिया तो कह दिया बस। तो एस आज आज हालांकि वो सिस्टम कमजोर है, उस वक्त खानदानी सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। तो असल में वो इलेक्टेड ही था, हमारा एक भी खलीफा ऐसा नहीं है जो उम्मत की बैत से नहीं आया। उमर फारूक को तमाम मस्जिद में सब लोगों ने बैत दी, बैत दी। अली अनडिस्प्यूटेड आए थे। उस्मान तआला ने पूरा मदीना में इलेक्शन हुआ था। अबू बकर सिद्दीक की बारी में जो मुसलमानों के बड़े थे सब ने बैठ के अपने में से एक कलेक्ट कर लिया। So he has to be popular. He is not to be the most intelligent man based on IQ test. IQ उसका हाईएस्ट हो, इमोशनल कोशेंट उसका हाईएस्ट हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे हाईएस्ट हो। हमने कोई 25 किस्म के टेस्ट बनाए हुए। ये टेस्ट ना उसका एरिस्टोटल के आइडियाज थे कि हमें सुपरमैन टाइप इंटेलेक्चुअल फलसफी हुक्मरान चाहिए। नहीं, इस्लाम का आइडिया नहीं। इस्लाम ये अच्छे बुरे कमजोर सब हुक्मरान रहे हैं। हमारी स्टेट सुपर पावर रही है 1300 साल सुपर पावर रही है। हमारे इकोनॉमिक्स कोई मसला नहीं आया, हमारे पास कभी गुर्बत नहीं आई, डिस्पाइट अयाश खलीफा, डिस्पाइट जालिम खलीफा, डिस्पाइट कमजोर खलीफा, डिस्पाइट स्ट्रांग खलीफा, हमारे पास मसले नहीं आए, क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग है। जर्मनी ऐसे चल रहा है, फ्रांस ऐसे चल रहा है, अमेरिका ऐसे चल रहा है, ब्रिटेन ऐसे चल रहा है, रूलर बदल रहे हैं लेकिन स्टेट चल रही है। तो आप असल में जितना बड़े साइज पे जाएंगे तो स्टेट इन्फ्लुएंस होगी। बाकी खलीफा की क्वालिफिकेशन शरअ ने डिफाइन की है, वी कैन नॉट चेंज इट। ये हमारी मर्जी नहीं है, क्योंकि हर दौर पर हम अपनी अपनी मर्जी से करेंगे। हम कहेंगे उसके पास इतनी डिग्री, तो इस्लाम मुसलमान आकिल बालिग आदिल काबिल ये है कि उसके पास आमतौर पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग खलीफा ऐसा कोई भी नहीं होगा कि बस अचानक उसने कोई वायरल वीडियो बना के टिकटॉक पे आ गया और मशहूर हो गया तो उसको लोगों ने खलीफा बना लेना है। होगा वही जो पहले 2-3 हमारे देखे, फर्ज करें 50 वाली है, प्रोविंसेस हैं, उसमें से जो वाली सबसे अच्छा परफॉर्म करता है नेचुरली हाईलाइट हो जाता है कि उसने सबसे जबरदस्त काम किया, उसने सबसे अच्छा हैंडल किया है, तो वो अगले इलेक्शन में हाईलाइट हो जाता है। जिस तरह मोदी था, उसने गुजरात को, अमेरिकन ने उसको मशहूर करने के लिए गुजरात को बड़ा बिल्ड किया, तो वहां से मशहूर हुआ और अगले वजीर आजम वो बन गया, ठीक है। अभी एक और उसके मुकाबले में खड़ा हो रहा है इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल में अर्दोगान ने सबसे बड़ा हिट हुआ, इस्तांबुल से वो आगे वो बन गया। अभी इस्तांबुल में दूसरा इमामोग्लू जीत गया है और अब लोग कह रहे हैं कि यार आगे अगली हुकूमत उसी की बनने वाली है। तो एकदम कोई भी ऐसा नहीं आता, वो नेचुरली वो वाली वजीर वज़रा आजम जो खलीफा के साथ जो असिस्टेंट्स हैं उनमें से कोई बंदा होगा जो वेरी पॉपुलर होगा, जो जबरदस्त चला रहा होगा, लोग उन्हीं में से वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि मशहूर भी वही है, उनके एक्सपीरियंस है, लोगों उनको देखा हुआ है। तो जब वोट की बारी आएगी लोग उन्हीं को वोट देंगे। तो दिस विल नेचुरली हैपन इन ए सिस्टमैटिक वे। ये नहीं होगा कि हमने किसी मोहल्ले के चौकीदार को उठा के हमने कह दिया कि तुम खलीफा बन गए क्योंकि तुम बड़े सादा मासूम और बड़े वो हो। ऐसा तो नहीं होगा, ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, ये सिस्टम का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं होता। जी इमरान भाई, मेरा एक सवाल है कि जैसे इस्लाम है, इस्लाम इस चीज़ का प्रचार करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी किसी सहाबी को भेजते थे अगर किसी जगह पे, तो वो बतदरीज निज़ाम की तरफ जाते थे कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पहले उनको उनकी तरफ समझाना है, फिर उसके बाद हमने आगे चीज़ों को लेके चलना है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग काइंड ऑफ, मैं इस पे आपके सारे पॉइंट जितने भी आपने पॉइंट्स दिए मैं उन सबसे एग्री करता हूँ, लेकिन स्टिल हम क्या एक स्ट्रेटजी रख सकते हैं? क्या हमें एकदम से हम जज्बाती होकर इस चीज़ को ऐसे लेकर नहीं चल पाएंगे?
हम क्या चीज अडॉप्ट करें, किस तरह से इस चीज को लेके चलें कि हम बतदरीज इसको लेके चलेंगे या हमने बस एकदम से उठना और कह देना कि सारा निजाम खराब है। अगर बतदरीज भी लेके चलना है तो व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक ड्यूरिंग दैट टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, जब भी आप एक आइडियोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं ना, तो वो एक इकोसिस्टम होता है, और एक इकोसिस्टम का मतलब सादा सी मिसाल क्या है, आईफोन और एंड्रॉइड की ना। आप आईफोन में एंड्रॉइड के ऐप नहीं फिट कर सकते। वो एक आपस में, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड, एक देखिए, इस्लाम एक अकीदे के ऊपर बिल्ट एक आइडिया है, उसके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने प्रिंसिपल हैं, अपनी बेसिस हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना इकोनॉमिक सिस्टम। मैं आप चोर की सजा आप कर ही नहीं सकते जब तक कि आपका एजुकेशन सिस्टम इस्लामिक ना हो, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक ना हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी से खराज और वो गनाइम ना आ रहे हो, आप इस्लामिक, आप एक सजा नाफिज नहीं कर सकते। आप जो है जिना की सजा कैसे नाफिज करेंगे? आप पहले इस एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करके लोगों को 15-18 साल की उम्र में शादी के काबिल बनाएंगे, स्किल्ड, ठीक है। आप जो है ये सारे बिलबोर्ड खत्म करेंगे, सोशल सिस्टम चेंज करेंगे, लोगों को पर्दा इंश्योर करेंगे, सेपरेशन ऑफ टू सेक्सेस इंश्योर करेंगे, उसके बाद आप जिना की सजा लगाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है? पार्ट्स में इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। मेरा आर्गुमेंट ये है, इस्लाम होलसम आइडिया है। तो आपने स्टार्ट यहां से लेके, नबी ने जब किसी को भिजवाया तो कहा कि आहिस्ता करो। नबी ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा, नबी ने हर जगह पे एकदम कंप्लीट इस्लाम नाफिज करवाया। हाँ, मक्का और मदीना में इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता नाफिज होता रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नाफिज होता रहा। यानी हमने क्या किया, जो चीज नाजिल हो चुकी है उसके नफाज में एक सेकंड डिले नहीं हुआ। नाजिल अल्लाह ने स्लो किया है, एग्रीड। शराब 3 स्टेप में, इस तरह सूद बाद में, नमाजें बाद में फर्ज हुई। लेकिन मुझे बताएं, आज कोई मुसलमान हो जाए तो क्या आप उसे कहेंगे कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल बाद हज फर्ज हुआ है, तो आप भी 9 साल बाद आप पे हज फर्ज होगा? मुसलमान ने पहले 13 साल ना 2 नमाजें पढ़ी थी, तो आप भी 2 नमाजें पढ़े 13 साल, इसके बाद 14वीं साल से आपने ना 5 नमाजें पढ़नी। आप कह सकते हैं किसी को, आप कह सकते हैं किसी को कि मुसलमान ने इतने साल शराब पीते रहे थे, इसके बाद एक स्टेप में ऐसे हराम हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरे स्टेप में हराम हुआ, तो तुम भी अब अगले 10 साल तक शराब पी सकते हो? कह सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते ना। इस्लाम होलसम में नाफिज होता है ना। जब एक दफा चीजें नाजिल हो गई, अब स्पेस खत्म हो गई हमारे पास। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब अल्लाह ताला ने एक सोसाइटी को देखा जो कि जहालत में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी, अल्लाह ताला ने जो स्ट्रेटजी अपनाई वहां पे, अल्लाह ताला ने बतदरीज की, अल्लाह ताला ने बात की ना कि हमने इस चीज को बतदरीज इसलिए नाजिल किया ताकि तुम्हारे जितने आर्गुमेंट्स हैं वो साथ साथ कवर होते जाएं। क्यों? क्योंकि वो इस कदर जहालत में थे, अगर उन पे एकदम से सारी चीजें नाफिज कर दी जाती तो उस चीज को, सिस्टम को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था। क्या हम इस टाइम पे अल्लाह ताला के उसी तरीके के साथ दोबारा नहीं चल सकेंगे कि हम बतदरीज चीजों को नाफिज करें, बजाय इसके कि हम एकदम से ऐसा सिस्टम नाफिज करें कि लोग उसको मानने के बजाय उससे फौरन दूर भागें? वलीद, मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ अपने आपके पॉइंट्स को, आपका आर्गुमेंट और आइडिया भी समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपको पहले उस पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ। क्या पर्शियन एम्पायर जो थी वो जाहिलियत की अटा गहराइयों में नहीं गई हुई थी? क्या रोमन एम्पायर, क्या हम जॉर्डन, सीरिया, इराक, हर जगह ये हालत नहीं थी? हिंदुस्तान जो है बुतों की पुजारी था, सारा मंदिरों और उसमें जात पात की एक डीप सिस्टम के अंदर जकड़ा हुआ था। ये सब ऐसा नहीं था? हर जगह ऐसा है। सिर्फ ये तो नहीं था कि, हालांकि अरब की तो हम, ये हमारे यहाँ एक कॉमन आइडिया है कि जी वो जाहिल थे, एक्चुअली अरब तो बहुत स्मार्ट थे। अरब तो वादे पूरा करने वाले, बड़े मेहमान नवाज, अपनी बात को पूरा करने वाले, उनके अंदर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक भी थे। अपनी कौम के लिए लड़ने वाले भी थे, ठीक है। तासुब था, किस में नहीं होता। तो हमने तो एक जुमला लगाया ना, वो जाहिल थे, क्योंकि वो जो तौहीद का मुनकर है हमारे लिए जाहिल है। जो अल्लाह सबसे बड़ी सच्चाई का इनकार करता है वो जाहिल है। अदरवाइज अरब वर द बेस्ट। अगर आप तौहीद का मसला निकाल लें तो दे वर वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी। उनकी आजाद औरतें जिना नहीं करती थी, ठीक है। वो ऑनर वाले लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, वो बहुत कुछ जबरदस्त था उनका। तो उससे वर्स्ट सोसाइटियां मौजूद थी। अरबों को तो इसलिए इस्लाम पहले उनके पास आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनको ब्लेस कर रहा था इससे। उन पे तो एक तरह से रहमत आई है, करम किया गया है, क्योंकि कुछ कुछ तो गुण थे ना उनमें। तो हमने पूरे पर्शिया पे एक एज इट इज इस्लाम कैसे नाफिज कर लिया? हमने रोमन पे कैसे नाफिज कर लिया? हम हिंदुस्तान आए, हमने कैसे नाफिज कर लिया? हमने सारे इस्लाम एज ए होल, हमने कहा कि आप 10 साल तक सूद कर सकते हैं, कभी नहीं किया ना। तो पहले मैं आपको आर्गुमेंट ये रखना चाह रहा हूं कि इस्लाम, नबी इस्लाम ने कहीं पे भी स्लो नहीं किया। जो आपकी मिसाल, जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो नजूल से रिलेटेड था, और वो अल्लाह की हिकमत हम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने, देखें, एग्जैक्ट सामने मसले आए। हाँ, ऑफ कोर्स मैं आपका आर्गुमेंट सुन रहा हूं कि वी इन्वेडेड देम, ठीक है। हम अब अ, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना पर्दा हराम किया, वो किया, फर्ज किया, लोगों ने सेकंड्स का वेट भी नहीं किया, उधर ही कपड़े उठाकर पर्दा कर लिया। शराब एक दफा कहा गया कि जी इसके कुछ फायदे भी नुकसान भी है, लोग पीते रहे। फिर कहा गया कि जनाब नमाज के लिए ना जाओ, लोग फिर भी पीते रहे। जिस दिन नाजिल हराम हुई ना, लोगों ने अपने गले में उंगलियां निकाल के, उंगलियां डालकर निकाली है, और मदीना में ऐसे बहती कि लोग कहते थे घुटनों घुटनों तक शराब आ गई है, सारी दिन में तोड़ दी गई। क्या आसान था इस तरह एक्सेप्ट करना? नहीं, आसान नहीं था। जो हुक्म आ जाता, कोई कभी डिले नहीं हुआ। अब आ गया है, तो हम अपनी अकल से ये लॉजिक करके कि उधर स्लो हुआ था तो अब हम स्लो करेंगे। नबी ने अपने सामने, सहाबा ने, ताबीन ने, तबे ताबीन ने, उमैया ने, अब्बासियों ने, उस्मानियों ने, सब ने यूनिफॉर्मली एज ए होल नाफिज किया है। तो मुझे बताएं, जो चीज 17, 16, 15, 14 से सेंचुरी में एज ए होल नाफिज हो रही थी, आज क्यों एज ए होल नाफिज नहीं हो सकती? अब आखिरी पॉइंट में आता हूं जहां से ये चीज क्लियर होनी चाहिए। देखें, अगर आप पार्शियल अथॉरिटी लेते हैं लोगों से,
पार्शियल अथॉरिटी, तो आप नहीं कर सकते। फिर आप यही कहेंगे, ये करते एक्चुअली मैं कह रहा हूं पार्शियल भी नहीं होता, ऐसी ड्रामा होता है। आप एक स्टेप आगे जाते हैं, 3 स्टेप पीछे हटते हैं, असल में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपको ना एक एज ए होल नाफिज करने के लिए, आप देखें सोशलिस्ट इंकलाब आया एज ए होल 1 डे में इंप्लीमेंट हुआ, कैपिटलिस्ट इंकलाब आया एक दफा में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उसके भी मॉडलिटीज जितनी क्लियर होती गई वो साथ साथ, क्योंकि उनका सिस्टम इवोल्यूशन बेस्ड है। लेकिन उन्होंने एक रात में 12,000 बिशप मारकर, फ्रांस में, मैं नहीं कह रहा मार दें, सिर्फ आइडिया समझाना चाह रहा हूं, एक रात में 12,000 बिशप मार के उन्होंने पूरा सिस्टम नए निजाम पे रख दिया। अब बाकी ठीक है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स बाजों का टाइम लगती है, उसमें महीना लगता है, कुछ में 2 महीना, कुछ चीजों की पॉलिसी डिवाइस ही नहीं हुई थी, तो वो जितनी डिवाइस होती गई वो इंप्लीमेंट करते गए, ठीक है। लेकिन अब आइडियोलॉजिकल चेंज की बात करेंगे तो वो 1 गो में होता है। आइडियोलॉजिकल चेंज पहले दिन मीसा के मदीना नाफिज हो गया था। कैसे एक्सेप्ट कर लिया भाई ज्यूज ने, सबने, कि नबी फाइनल अथॉरिटी होंगे, नबी का फैसला नाफिज होगा, सब कुछ होगा। अभी तक तो वो अपने कबीले से बाहर किसी चीज की बात नहीं मानते थे, वो 40 साल जंगे कर रहे थे, अभी 1 साल पहले उन्होंने जंगे बवास में अपने सारे सरदार मरवा दिए थे, और एकदम सब कुछ मान गए। ये कोई छोटी बात थी कि वो अपने कबीलों का फख्र, गुरूर और तासुब जो अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ था, उनकी सारी शायरी, गाने, नगमे उससे भरे हुए थे, और एकदम सबको दबा के उन्होंने कहा कि जी नबी का फैसला आखिरी होगा। वो कोई उनको फिर उकसाता, उनको पुरानी शायरी सुनाता, उनके दिल में फिर वो जज्बात उमड़ाते, नबी फिर आके दबा देते उसको। लेकिन एकदम सब कुछ हुआ। तो जब आपके पास अथॉरिटी फुल होती है फिर आप कर सकते हैं, लेकिन एक रिक्वायरमेंट और है, और वो है when there is a popular demand for ideological change, फिर पॉसिबल हो जाता है। जब पॉपुलर डिमांड फॉर चेंज ना होना, देखें मैं, और इसको पॉपुलर डिमांड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं लोग अभी इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आए। वो रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं यार रिश्वत का खत्म हो जाए। वो बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं यार ये सिस्टम में और क्या करें। वो गलत मानते हैं इसको, वो गलत मानते हैं। वो नमाजें नहीं पढ़ रहे, वो कहते हैं यार बस क्या करें, लेकिन बस अल्लाह तौफीक देना, हम भी नमाज पढ़ें। 98% पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ जिसमें 98% खवातीन ने कहा कि हाँ जी हिजाब होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। कर रही है कोई 50-60, लेकिन डिमांड की 98% कह रही है हाँ जी सही है। एज लॉन्ग एज पीपल से यस दिस इज राइट, ऑल्दो दे आर नॉट डूइंग इट, इंकलाब तैयार है। क्योंकि जब मैं फोर्सफुली ऊपर से इंप्लीमेंट करूंगा, लोग दिल से मानते हैं कि बात तो ठीक है, इसके खिलाफ सड़क पे नहीं आना चाहिए मुझे, लोग मान जाएंगे। आज मैं कह दूं ना पाकिस्तान में जिस जिसका सूद रहता है हम नहीं देंगे, मुझे पाकिस्तान में एक बंदा दिखाए सड़क पे कहे कि मुझे सूद चाहिए मेरा, ले रहे हैं लोग ना, सिस्टम चल रहा है ना, लोग आपस में भी चल रहे हैं। कोई एक बंदा सड़क पे कह सकता है, हर बंदा कहेगा गलत है यार, लेकिन क्या कर, अल्लाह तौफीक दे जी, बस अल्लाह जान छोड़ाए जी, हम तो बस अल्लाह तौफीक दे, ये दैट मींस दे एक्सेप्ट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अगर आप उम्मत में ये ओपिनियन नहीं बनी हुई ना, तो कोई भी निजाम नाफिज नहीं होता। मदीना में मासब बिन उमैर ने ओपिनियन बना के आए थे, और फिर 72 लोगों ने नबी को बैत दी कि आप जो आप कहेंगे वो होगा, तभी हुआ था। तो पब्लिक ओपिनियन मस्ट है चेंज लाने के लिए, कंप्रहेंसिव चेंज लाने के लिए, और उसके बाद तब्दीली आती है। लेकिन तब्दीली 1 गो में आती है, इंप्लीमेंटेशन थोड़ा टाइम लग जाता है, डिटेल्स आने में लग जाता है, लोगों को मोडिफाई में लग जाता है। लेकिन ये कोई मैं ईयर्स की बात नहीं कर रहा, इट टेक सम वीक्स, कुछ चीजें कुछ मंथ्स, कुछ चीजें डेज, कुछ चीजें वीक्स, ऐसा लगता है। ये इंप्लीमेंटेशन डिटेल है, लेकिन सिस्टम फंक्शन ही नहीं कर सकता। मैं आपको मैं कह रहा हूं, ये आइडिया ना बड़ा इंस्पायरिंग लगता है जो आप कह रहे हैं। आप प्रैक्टिकली आप देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, प्रैक्टिकली इस आइडिया में कोई जान नहीं। अगर आप मैं सवाल करना शुरू करूं, आप बताएं कौन सा नाफिज करेंगे, अच्छा इसमें तो फिर ये मसला भी है, इसमें वो मसला है, इसमें ये मसला है, कैसे करेंगे। आप पर्दा नाफिज नहीं करवाएंगे तो बेपर्दगी होगी, तो फिर उसके बाद जिना की सजा लगवाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे होगा, अगर एजुकेशन नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे होगा। इट वोंट वर्क। इस्लाम इज इकोसिस्टम, इट कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। इस्लाम के इसमें कोई ऐप इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, नाफिज नहीं हो सकती। सर देखिए, जैसे कि अब एक बात है कि चढ़ते सूरज को सलाम, ऑब्वियसली हमारे सामने हर बंदा उसी चीज से अट्रैक्ट होगा ना जब उसके सामने उसको नजर आएंगे कि उसके क्या फायदे। जैसे कि अगर आप इस्लाम की भी एग्जांपल लें कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया, गज़वा बदर के बाद, गज़वा उहद के बाद, गज़वा हिजाब के बाद, बहुत से लोग उसके बाद अट्रैक्ट होना शुरू हुए कि जब इस्लाम पावर के अंदर आ। इसी तरह अब जब मेरे सामने डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ऑब्वियसली हर बंदे की एक नेचुरल चीज है कि अगर वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डूइंग समथिंग राइट। इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ हम शायद, अगर उसके साथ हम कोलैब करें या उसके तरीके को अपनाना शुरू करें, तो हो सकता है कि हम भी उस तरक्की की तरफ जाएंगे। जैसे कि इस्लाम भी मैंने आपको बताया, हम एकदम से उस चीज से लोगों को निकालने के लिए हम क्या पेश कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कार्ल मार्क्स ने भी अगर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया है, हम एक मैनिफेस्टो दे के लॉजिकली चीजों को प्रूव क्यों नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारे बारे में यही बात लगती है कि जितने भी मुसलमान हैं वो जज्बाती हैं, वो चाहते हैं कि बस एकदम से, वो लॉजिकल रीजनिंग पे बात नहीं करते। जैसे कि हमारा काइंड ऑफ एक प्रॉपर मैनिफेस्टो नहीं है जिसको लेके हम डिनाई करें बाकी हमारे जितने भी सिस्टम है, चाहे वो कम्युनिज्म वलीद हो, मैंने चाहे वो स्टार्ट कैपिटलिज्म में हो। जज़ाकल्लाह खैर, वलीद मैंने स्टार्ट में कहा हमारे पास अल्टरनेट कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्टरनेट इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, सोशल सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, हर पॉलिसी मेरे पास है इस वक्त, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। अभी प्रेजेंटेशन में, बुक्स में, राइटिंग में, ऑडियोज में, वीडियोज में, हर चीज में मौजूद है, जो चाहिए पूछें। हर चीज, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा 191 आर्टिकल का, हर आर्टिकल की इस्लाम से दलील, ठीक है। नो स्लोगन्स, नो स्लोगन्स, नंबर 1 पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जो असल पॉइंट है वो आपने बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट रेज किया और बड़ा पावरफुल आर्गुमेंट है वो। वेस्ट क्यों तरक्की कर रहा है, ठीक है।
अगर इस्लामी ठीक है, इस्लामी आइडियोलॉजी सही है, तो वेस्ट क्यों तरक्की कर रहा है? इसका जरा आर्गुमेंट अगेन, मैं आपको हर बात की फिक्री जवाब दे रहा हूं। मैं आपको फिक्री इसकी पूरा, मैं आपको, आप कह रहे हो ना कि एकदम क्यों नाफिज नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों नहीं करते, मैं आपको कह रहा हूं इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम अकेले अकेले होता ही नहीं है। आप मुझे कहें कि आईफोन का ऐसा एंड्रॉइड बना दे, नहीं बन सकता। उसके वो प्रोग्रामिंग कोड, लैंग्वेज, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल सब अलग है ना, कैसे बनेगा? होगा ही नहीं, एक कंट्रडिक्शन आएगी ना, मेल फंक्शन हो जाएगा, फंक्शनलिटी खत्म हो जाएगी उसकी, नहीं चलेगा ना। हम यही, मुझे बताएं 200 साल से और क्या कर रहे हैं? इस वेस्टर्न मॉडल, हम चल तो वेस्टर्न मॉडल लेके चल रहे हैं ना। पाकिस्तान के हम डेमोक्रेसी मानते ही नहीं है, 4 दफा मार्शल लॉ आ गया, एक बंदा सड़क पे नहीं आया। अमेरिका में मार्शल लॉ ला के दिखाए ना सर, इंडिया में ला के दिखाए ना, सारे सड़क पे आ जाएंगे, सब रिजाइन कर जाएंगे। यहाँ लोग ओन नहीं करते, व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट फ्रॉम आवर इस्लाम। हम नहीं चला सकते ना डेमोक्रेसी को। अब वापस आए, किस चीज से तरक्की क्यों होती है? देखिए, तरक्की इस्लाम से नहीं होती। तरक्की होती है जब एक नेशन और सिस्टम, नेशन की आइडियोलॉजी और सिस्टम एक हो, तब तरक्की होती है। ठीक है, रशिया में लोग कह रहे थे कि हमें भी 2 रोटी मिलेगी, ये जागीरदार हम पे जुल्म कर रहे हैं, ये ऐसा होगा ऐसा होगा। वही निजाम आया, सोवियत यूनियन स्पेस में पहले गया, उनके पास 12,000 एटम बम थे, पूरी दुनिया में उनके वेपन्स थे। अदब में आदम जी अवार्ड वो दुनिया को देते थे, ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल वो लेते थे, हर चीज में आगे चले गए। यानी साइंस से निजाम नहीं बदला, आइडियोलॉजी से जब नेशन और अवाम की आइडियोलॉजी एक हो गई, वो सुपर पावर बन गए। वेस्ट में क्या हुआ? वो चर्च से तंग थे, बादशाहों से तंग थे, उन्होंने चर्च मजहब से जान छुड़ाई और एक नई आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, जिसका बुनियाद क्या थी? सेकुलरिज्म। मजहब पर पर्सनल अफेयर होगा और रियासत के अंदर सिर्फ हम रैशनलिटी पे जाएंगे। ठीक है, ये उनकी आइडियोलॉजी है, इस्लाम की आइडियोलॉजी ये नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टेट रेंडर अनटू सीजर व्हाट इज सीजर, रेंडर अनटू गॉड व्हाट इज गॉड। जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। यानी खुदा की इबादत करो और कैसर को आप स्टेट अथॉरिटी दो। वहां से निकला लिबर्टीज, वहां से निकला ह्यूमन राइट्स, एथिक्स, क्योंकि उन्होंने हलाल हराम खत्म कर दिया तो उन्होंने अपने माइंड से एथिक्स बनाए। यहां से निकला मेजॉरिटीज अथॉरिटी, यहां से निकले उनके सिस्टम, फ्रीडम ऑफ ओनरशिप से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बना, फ्रीडम ऑफ स्पीच से उनके मीडिया रूल्स बन गए, फ्रीडम ऑफ पर्सनल फ्रीडम से उनकी सोशल लाइफ बन गई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से उन्होंने ये अपने माइनॉरिटीज डीलिंग अपनी बना ली। अपनी थॉट है ना, सेकुलर थॉट से सब कुछ निकला। ठीक है, उसी लिबर्टी से फेमिनिज्म, उसी लिबर्टी से ये एलजीबीटीक्यू, उसी लिबर्टी से ये सब निकला। एक पूरा स्ट्रक्चर है ना, अपनी सोर्स से निकल रहा है, सेकुलरिज्म से, मजहब दुश्मनी से, मजहब नफरत से निकला है। जो मानता है जाके अपनी तबलीग में 3 दिन लगा दो, हमें कोई परवाह नहीं। स्टेट के अंदर मुझे लेके नहीं आना कि सूद हराम है और ये ऐसा है और जिना गलत है और ये ऐसा, ये स्टेट में लेके नहीं आना आपने। ये पूरी आइडियोलॉजी है, पूरी कौम से आइडियोलॉजी पे कन्विंस है। उन्होंने बिशप मार दिए, चर्चों को मजबूर कर लिया कि बाइबल में जो जुमला लिखा हुआ है ना कि पड़ोसी की औरत पे नजर मत रखो और जनाब शराब हराम है और सूद हराम है, ये बाइबल अपने पास रखो। ठीक है, वो मान गए, एक डायरेक्शन में कौम आ गई, तरक्की कर ली उन लोगों। हमारे पास मदीना में वो एक पैगंबर का वेट करते, अल्लाह रसूल की, हमने दुनिया के सुपर पावर बन गए, 1300 साल सुपर पावर रहे, एक आइडियोलॉजी पे खड़े थे ना हम। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट इस्लाम, वंस एक लोगों की आइडियोलॉजी। और अब पाकिस्तान का क्या मसला है? अब मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर पॉइंट रखता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त 84% लोग का बैंक अकाउंट नहीं है, पाकिस्तान में 99% लोगों का क्रेडिट कार्ड नहीं है, पाकिस्तान में 99% लोग इंश्योरेंस नहीं करते, पाकिस्तान में कोई नहीं मानता कि बच्चे 2 ही अच्छे, कोई नहीं मानता इस बात को। पाकिस्तान में कोई नहीं मानता कि नेशन स्टेट का काम नेशनल इंटरेस्ट, और अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करो, बाढ़ में गया फलस्तीन, बाढ़ में गया बर्मा, बाढ़ में गया कश्मीर, आप छोड़ो इसको, कोई नहीं मानता इस बात। ठीक है, कोई नहीं मानता इस बात। स्टेट कहती है इसके बगैर निजाम नहीं, स्टेट कहती है औरत को सड़क पे लाओ, लोग कहते हैं नहीं। स्टेट कहती है ये जेंडर चक्कर छोड़ो, जिना शराब की संगति छोड़ो, लोग कहते हैं नहीं। स्टेट कहती है डेमोक्रेसी सेक्रेट है, लोग कहते हैं बाढ़ में जाए डेमोक्रेसी। स्टेट कहता है कि आईन सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, लोग कहते हैं ये लो, हमें लिए नूरानी कायदा ज्यादा अफसल है इस पूरे आईन से। लोग नहीं ऑन करते ना, तो निजाम कैसे चलेगा? यहां लोग 25 सेकंड इशारे पे इंतजार नहीं करते, 25 साल जिना से बचने के लिए वेट कर लेते हैं, 1 रुपए टैक्स नहीं देते, रोजाना जाके ज़कात खैरात दे देते हैं। इसी आर्गुमेंट, लोग का सॉफ्टवेयर कुछ और है, ये सिस्टम कैसे चलेगा? ठीक है, लोग मुल्क के लिए नहीं लड़ते, लेकिन खुदकश बन जाते हैं इस्लाम के लिए। कर रहे हैं कि नहीं? आप रोक रहे हैं वो जा रहे हैं, आप रोक रहे हैं वो जा रहे हैं। 25 दफा कमर तोड़ दी, नहीं टूट रही ना उनकी कमर, फिर खड़ी हो जाती है ना कमर उनकी, नशेटे का भी नहीं आ रहा उसमें। पीपल आइडियोलॉजी एंड स्टेट आइडियोलॉजी कंट्रास्ट में नहीं चलेगा सिस्टम। 50 साल लोगों के ऊपर टोंस है आपने ना कि यार मान जो आईन कानून हर चीज में अमीरियत वर्सेस जमहूरियत, पीपल डोंट बाय दिस डिस्कशन। इमरान खान की पॉपुलर इसलिए कि वो जमहूरियत पसंद है, क्योंकि उसके मुंह से एक दो दफा ऐसा एब्सोल्युटली नॉट लफ्ज निकला होगा, या कनाबुदु या कनस्ताइन निकला होगा, इस्लामिक टच निकला होगा, पॉपुलर हो जाता है। इस्लामिक टच से लोग पॉपुलर हो जाते हैं। इतना यहां पे अब स्टेट वर्सेस अवाम में कंट्रास्ट है, इसलिए नहीं चलेगा निजाम। उनका मैच कर रहा है, हमारा मैच नहीं कर रहा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम मुर्तद होके काफिर होके छोड़ दें ये सब कुछ और वापस आ जाए वेस्टर्न मॉडल पे, सब कन्विंस हो जाए कि वेस्टर्न मॉडल पे तरक्की हो जाएगी। आज हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन चंदे के अलावा कोई सूद पे, मैं पेशावर में रहता हूं, मेरे सराउंडिंग में हजारों बिजनेसेस हैं, एक ने भी कर्ज नहीं लिया। वो स्टेट के बगैर चलेगा नहीं, वो कहता है नहीं करना, सूद पे बैंक से नहीं लेना।
नहीं चलेगा ना निजाम, नहीं चलेगा निजाम ऐसे। हाँ, यहाँ पे वो कहते हैं अदालतें मुकद्दस हैं, लोग कहते हैं लानत हो तुम्हारी अदालतों पे, अदालत मुकद्दस है। सो दिस अ गैप, या तो हम मुर्तद होकर निजाम ऑन कर लें या फिर इस निजाम को मुसलमान कर लें, मैच हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट रैशनैलिटी, दिस इज अ रैशनल प्रिंसिपल। दे ट्राइड, दे इंप्लीमेंटेड द वेस्टर्न मॉडल ऑन अस। ये वो ना कि इस्लाम नाफिज है, यहाँ पे वेस्टर्न मॉडल नाफिज है, फेडरल सिस्टम, नेशनल स्टेट, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, ये सारा स्ट्रक्चर, ये जो है ट्राइकोटोमी पे डिवाइड किया हुआ है, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, लिबरल सोशल सिस्टम जिसमें इस्लामिक टचेस दिए गए हैं, इससे वेस्टर्न मॉडल। और दरमियान में ईद की छुट्टियां दे दो जिस तरह वो क्रिसमस की देते हैं, ये तो वेस्टर्न मॉडल, ये सेकुलर मॉडल है ना। प्राइवेट इश्यूज में मदद छोड़ दो, आप हाफिज बनते हो बन जाओ, आपको नहीं रोकते। तो वेस्टर्न मॉडल नहीं चल रहा, दिस इज द प्रॉब्लम। तो आप कहना आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट हम कर ही रहे हैं। हमारे ऊपर कौन सा मैंने वजीर खारजा है जो कि वेस्ट की डिग्री लेकर नहीं आया हुआ, जो पीएचडी करके नहीं आया हुआ। सारे हार्वर्ड और ह्यूस्टन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे पास, सारी हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी में सब मास्टर्स किए हुए वेस्ट है, उन्होंने कर तो रहे हैं ना, नहीं हो रहा ना जी। सॉरी सर, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं इट वाज एन एक्सीलेंट आंसर। मैं बस अपना आखिरी सवाल करता हूँ, उसके बाद हम दूसरे सवाल लेते हैं कि सर देखिए, जो हमारे उलमा हैं ओवरऑल इस टाइम पे, उनकी सुप्रीमेसी जो है वो ओवरऑल इस पूरे सिस्टम को डिनाई करते हैं। इसमें जो हमारे बड़े लॉजिकल लोग भी हैं, जिनको आजकल हमारे बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं, वो इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कैसर अहमद राजा साहब हैं, वो इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दीज आर द पीपल टुवर्ड्स देम वी लुक अप। जितने भी लोग हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जो भी हैं, जब तक वही एक पेज पे नहीं होंगे तो लोगों ने क्या करनी सुना। जब तक उन्हें एक आलिम ये बता रहा है कि नहीं, हमने इस्लामिक डेमोक्रेसी पे ही चलना है, हमने इस सिस्टम पे नहीं चलना, तो वो जो दरमियान में कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। पहले हम कैसे उलमा को एक पेज पे लेके आए ताकि वो लोगों को सही तरफ गाइड करें। हम वही मैं दोबारा पूछूं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू टेक टू मेक पीपल कन्विंस और टू कन्विंस पीपल टुवर्ड्स खिलाफत। वलीद आपका आखिरी पॉइंट वैलिड है, लेकिन ये पहला पॉइंट जो है ना कि अगर ये नहीं मिलेंगे तो लोग कैसे होंगे, ये कभी नहीं मिलेंगे, भूल जाएं इस बात को। दिस इज नॉट पॉसिबल। दुनिया में हमेशा लोग उठेंगे जो कि डिफरेंट आइडियाज लेंगे। जब तक एक डोमिनेंट सिविलाइजेशन दुनिया में मौजूद होगी, उसके फॉलोअर उसको उससे उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढने वाले, उससे कहीं ना कहीं इंप्रेस लोग हमेशा मौजूद रहेंगे, और वो आलिम भी होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि कैसा राजा मेरे साथ बैठे हुए थे लास्ट सेमिनार में, मैंने सारे आर्गुमेंट ये सारे रख दिए। ही इज नॉट बाइंग, व्हाई? बिकॉज नहीं बाइंग, ही इज नॉट बाइंग। नहीं नहीं, डेमोक्रेसी। मैं आपसे सादा सवाल पूछता हूँ, इस्लामिक डेमोक्रेसी में एक बिल कैसे पास होता है? क्या हम आयत रख देंगे तो वो बिल बंद हो जाएगा? अगर मैं हदीस रख दूं तो बिल पे डिस्कशन खत्म हो जाएगी? मैं सूद खत्म करना चाहता हूं, चले बताएं। इस्लामिक चीज है ना, हम सूद खत्म करना चाहते हैं, बिल पेश किया, मेजोरिटी अथॉरिटी होगी कि नहीं होगी? अल्लाह को कम नाफिज करने के लिए मेजोरिटी चाहिए? हाँ जी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? आप कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ कानून नहीं बनेगा, तो अगर मैं एक आयत रख दूं तो कानून पे बहस नहीं होगी? होगी। तो पॉइंट क्या है? सेम, ये हर चीज तो सेम है। दे हैव नो आर्गुमेंट। ये सिर्फ सिर्फ वो है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। नहीं, वेस्ट बहुत आगे गया है, वेस्ट बहुत आगे गया है, वेस्ट बहुत आगे गया है, इसलिए हमें फॉलो करना। वेस्ट यार एक्सपोज हो गया, बस कर दें यार। गजा के बाद भी अगर आपको वेस्ट का सारा करतूत नजर नहीं आता है, वेस्ट क्या चीज है, वेस्ट क्या लेके चल रहा है, वेस्ट के फिलॉसफी क्या है, अगर अभी भी हमें नजर नहीं आता उनके एलजीबीटीक्यू और गंद के बाद भी, तो फिर हमारी अकल पे फिर तोहफा है कि हम क्यों नहीं समझते इन चीजों को। बट एनीवे, आपका आखिरी पॉइंट जो है कि व्हाट आर द स्टेप्स, देखिए मैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, और ऑर्गेनाइज एफर्ट के लिए ऑर्गेनाइज जमात होती है। मैं चूंकि खुद किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से ही हूं और मैं उसके बगैर काम नहीं कर रहा, तो लेकिन मैं यहाँ इस फोरम्स को आमतौर पर ना मैं किसी ऑर्गेनाइजेशनल प्रमोशन के लिए यूज नहीं करता, मैं यहाँ पे आइडिया के लिए यूज करता हूँ। फिर मैं आई लीव दिस टू द पर्सन कि फिर वो जनाब डायरेक्ट कहे कि यार आप किस ऑर्गेनाइजेशन से है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, हम 40 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, हम 40 कंट्रीज में इन जो हमारे पावर सर्कल्स हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं, हम अपने इंटेलेक्चुअल आइडिया अल्टरनेट सिस्टम्स के साथ, अल्टरनेट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम उनको कायल कर रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम चेंज होगा, ये पूरा अपरूट कैसे होगा, उसके अंदर क्या रोल है आपका। जो सबसे प्राइमरी रोल है वो ये है कि आपने स्टडी करना है। आपने ये नहीं कहना कि यार वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, मैं क्या करूं। जब आपका करियर की बात आती है, एफएससी के बाद आप करियर चूज करते हैं, आपको 50 मशवरे मिलते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते जब तक ये सारे लोग मुत्तफिक नहीं होंगे ना तो मैं तो करियर चूज नहीं करूंगा। यू डू स्टडी एंड यू मेक योर माइंड, ठीक है, और आप अपने एक फाइनल डिसीजन लेते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है, आपका एक मफाद है, आपको पता है कि इसमें क्या मुझे देखना है। आप 10 बंदों से मशवरा करके आखिर में चूज करते हैं। आपका काम है स्टडी करना, आपका काम है सुनना कैसर राजा को, सैलदीन को, इसको, और फिर आप डिसाइड करना है आपने कि व्हाट आई बिलीव इज राइट, और आपको उसको फिर फॉलो करना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्री नहीं करते, वो कभी एग्री नहीं करेंगे। दुनिया में इंसान कभी एग्री कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है, हर थिंकिंग बंदे का कुछ ना कुछ एंगल अलग होगा, ये हो ही नहीं सकता कि सारे लोग एग्री कर जाएं। तो आपको स्टडी करना है और फिर देखना है, और किसी एक को ज्वाइन करके ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है चेंज के लिए। स्टिल सर, वुडंट इट हेल्प अस कि अगर जो लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, जैसे कि जिन तीन का आपने नाम लिया, जैसे कैसर मदाजा साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब हैं, सालेदीन साहब हैं, अगर
हम उनके खिलाफ बेशक खड़े भी होते हैं, उनकी स्पेसिफिक पॉइंट लेके हम उनकी सारी बातों को ऑब्वियसली रद्द नहीं करते, लेकिन वुडंट इट हेल्प कि अगर हम उनको ही कन्विंस कर पाएं, इंस्टेड ऑफ मैंने जो 20 करोड़ 25 करोड़ आवाम को कन्विंस करना है, अगर मैं इन 3 बंदों को इस एक पॉइंट पे कन्विंस कर पाऊं अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, तो ये ज्यादा मेरे लिए मौसर नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा। इनफैक्ट दिस इज हमारे हम एक हमारे फाउंडर थे, उनका एक स्लोगन है कि द इजीएस्ट वे टू गेट द लीडरशिप इज टू गेट द लीडरशिप ऑफ द लीडर्स। अगर आप लीडर्स की लीडरशिप ले लेते हैं तो दिस इज द इजीएस्ट वे। अब मिसाल के तौर पे ना खालिद रिजवी साहब थे, हमने उनसे एक दो मुलाकातें की, उन्होंने डायरेक्टली जो बात हम कहना चाहते उन्होंने कह दी, ठीक है। अब वो अपनी उनकी सोच थी, अपना एक बड़ा कैरेक्टर था, बड़ा उनका एक आलिम थे, बहुत बड़े जबरदस्त फिल्म अदीब, बहुत अच्छा बोलते थे। हमने उन्हें पूरा सिस्टम सामने रखे, हमने कहा कि आप बात करें खिलाफत होनी चाहिए, निजाम ये सारे पड़े हुए हैं। उसने कहा टीवी पे कह दिया, कहते हैं हमारे पास बंदे हैं जो सब नाफिज कर सकते हैं, बस। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे केसेस बता सकता हूँ कि डॉक्टर सार साहब, उन्होंने अपनी किताब के पहले पेज पे लिखा हुआ है कि मैंने खिलाफत तहरीक की जो बात शुरू की, इससे पहले मैं निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करता, खिलाफत लफ्ज़ मैंने हमारी पार्टी के से ही अटेंड वो किया है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वेम्बले यूके में, तो वहाँ से मैंने ये डिसाइड किया कि हम लफ्ज़ ये यूज़ करेंगे। एक चीज़ में इन्फ्लुएंस करके माशाल्लाह उनकी वजह से आज खिलाफत लफ्ज़ कितना पॉपुलर है, ठीक है। उन्होंने खुद लेके अपनी किताब पे खुतबात खिलाफत के पहले पेज से कि मैंने कहाँ से उठाया ये लफ्ज़ मुझे किसने गाइड किया इस चीज़ में। हम तो हर एक साथ बैठते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बस मैं आपको ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जो इस कैलिबर के लोग होते हैं ना, उनकी थॉट्स यानी वहाँ वहाँ पे बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। मैं कुछ चीज़ें पब्लिक में डिस्कस नहीं हो सकती। देयर आर इनसिंसियरिटीज़, देयर आर इन्फ्लुएंसेस ऑफ द स्टेट, देयर आर एजेंडाज़, कुछ बस चीज़ें होती हैं। हम तो कम्युनिटीज़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कम्युनिटीज़ बढ़ें ताकि हम जो है, और हम पब्लिक में क्रिटिसिज़्म करते भी नहीं हैं आमतौर पे। हम पब्लिक की बात नहीं करते। मैं तो सिर्फ़ एक आइडिया पे, क्या उनके इस आइडिया से मुझे इख्तिलाफ़ है। मैं तो पब्लिक में सिर्फ़ यही बात कर सकता हूँ, और वो भी नाम लिए बगैर हम कहते हैं इस्लामिक डेमोक्रेसी इज़ रॉन्ग। बाकी खुद, ताकि हमारा इस्लामी जमातों का आपस में कोई क्लैश ना हो, कि उनके अंदर एक एक अदब, अखलाकियात का एक लेवल हो, ताकि वो कोई मनाज़रेबाज़ी और पड्डेबाज़ी और एक-दूसरे को नीचे करना, ये जो अभी तारिक मसूद साहब, अली मिर्ज़ा के आपस में कभी पड्डा होता है, कभी इनका पड्डा होता है, ये बहुत गलत ट्रेंड है। मुसल इस्लामिक ग्रुप्स को बड़ा डिसेंट बिहेव करना चाहिए, और अगर आपस में एक इंटरनल डिस्कशन करनी चाहिए, बजाय कि वो हम जो है वो बाहर लेवल पे इस चीज़ों को लेकर आएँ। हमारी इख्तिलाफ़ात होंगे, डिस्कशन होंगी, वो चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच सर। मैं अब सिर्फ 2 और लोगों के सवाल हैं, एक फ़कीर गौस साहब का और एक आयशा का है। आप फ़कीर भाई आप सवाल कर लीजिए, उसके बाद हम उनका सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने जिस तरह भी थोड़ी सी देर पहले खिलाफत के बारे में बात की थी कि इस्लाम के मुताबिक एक खिलाफत का होना चाहिए और उसमें एक बंदा हेड होना चाहिए और वो सारे डिसीजंस वगैरह उसके पास होने चाहिए, उसके पास सजेशंस जाएंगे और उस पर वो डिसाइड करेगा। तो इसमें आपका जिस तरह आपने बताया था कि अगर हम लोग इस टाइम पे एज अ यूथ या जो भी इस तरह ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलाते हैं, वो ये देखते हैं, वो पाकिस्तान को लेके चलते हैं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को चलाते हैं। पाकिस्तान में अगर ये चीज़ आती है तो जो बाकी मुस्लिम उम्मा है, आपका खिलाफत का जो सेंस है वो कंप्लीट मुसलमानों का, क्योंकि जिस तरह आपने बताया था हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी खिलाफत जो थी वो तमाम मुसलमानों पे थी, यानी एक सिंगल बॉडी थे। अब ये है कि हर कंट्री अपना अलग, यानी मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो अपना अलग अलग हैं। तो अगर इस तरह डिफरेंट मुस्लिम स्टेट्स में ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है, वो अपने अपने खलीफा सबके बनते हैं, वो एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, तो उनके अंदर भी आपस में कॉन्ट्रडिक्शन आएंगी, जो जबकि हमारी टीचिंग तो इस्लाम की एक ही होनी चाहिए। उसमें अगर एक सारी मुस्लिम उम्मा मिलके एक खलीफा डिसाइड करती है, तो उनका आगे ये रिप्रेजेंटेशन बनती है कि वो अपने वली हर मुस्लिम स्टेट में भेजें। और एक और इस चीज़ में मेरा थोड़ा सा ये चीज़ थी, थोड़ा सा इसकी क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा, और एक इस चीज़ की कि जिस तरह अभी अगर इस टाइप के थोड़े से मॉडल को हम लोग देखा जाए, तो सऊदी अरब है हमारे पास, कि जिसमें एक बंदा ऐसा है कि जो पावर में है और वो उसके सारे हुक्म को माना जाता है और वो सारे डिसीजंस वगैरह लेता है। रिसेंटली जिस तरह उन्होंने अभी लिया था कि जो उसकी होगी हरम पाक की, वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी तरावियों की। उसके अलावा उन्होंने लाउड स्पीकर वाला एक प्रॉब्लम था कि लाउड स्पीकर में जो कंप्लीट नमाज जो पहले होती थी, अब वो नहीं हुआ करेगी। जैसे अजान होगी और अजान के बाद जो नमाज हुआ करेगी, वो लाउड स्पीकर पे नहीं चला करेगी। तो इस तरह हम लोगों के लिए ये कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी सी नहीं बन जाएगी कि अगर एक जगह का खलीफा है या अगर कोई हम लोग इस तरह बंदा अपॉइंट करते हैं, तो उसका दूसरे जो कंट्रीज होंगी उनके साथ थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन होगी, उसकी वजह से एक जो मुस्लिम स्टेट्स को आपस में इकट्ठे होना चाहिए था उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। और थर्ड मेरा एक छोटा सा ये पॉइंट था कि उसमें जिस तरह अब जो आपने बात की थी, आपने पैरामीटर्स बताए थे 7 के, इसके बेसिस पे आप खलीफा को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें जिस तरह आपने एग्जांपल दी थी पहले खुलफाए राशिदीन की या उसके बाद भी, तो उनके लिए क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको इस्लाम की नॉलेज जो हो वो कंप्लीट और फुल हो, कि ताकि वो चीज़ों के दरमियान बेहतरीन फैसला कर सकें और इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरह देख सकें? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खैर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नंबर 1, पहली बात ये है कि हदीस है, इस बोइल खलीफतैन फ़क़्तुल आखिर मिनहुमा, अगर दो खलफा की बैत हो जाए तो बाद वाले की गर्दन उड़ा देना। एक में है, अगर तुम एक खलीफा के पीछे मुतफ़िक हो और एक और शख्स आके तनाज़ा डालने की कोशिश करे, रखना डालने की कोशिश करे, तो उसकी गर्दन उड़ा देना। तो हदीस हैं जो कि बड़ा क्लियर मेंशन करती हैं कि सेकंड नहीं होगा, एक होगा, सेकंड नहीं होगा। तो अब फर्स्ट कौन है? सवाल ये है कि फर्स्ट कौन होगा? एक बंदा कहता है मैं हूँ, दूसरा कहता है मैं हूँ।
पहली बात देखें, एक रियलिटी चेक पे आ जाएं। पहली बात ये कि कोई भी नहीं करेगा यहाँ पे, ये तो इनका तख्ता उलट के ही आएगी, क्योंकि इस्लाम इम्प्लीमेंट करने का मतलब यह है कि आप बॉर्डर्स खत्म करके सबको एक स्टेट बनाकर थॉरोली कैपिटलिस्ट सिस्टम उखाड़ कर, पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर उखाड़ के एक नया सिस्टम रख रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम, सोशल सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी। ये एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप कर सकता है, कोई शेख साहब नहीं कर सकते, ये कोई सासी मुनीर नहीं कर सकता, ये इनके ना बस में है, ना इनके पास तैयारी है, ना सिस्टम्स है, ना इनके पास कुछ और है। ये सारे वेस्टर्न पपेट्स हैं। हम न्यू कॉलोनियल एरा में रहते हैं। न्यू कॉलोनियल एरा का मतलब ये कि मुस्लिम वर्ल्ड असल में एक एजेंट्स की हुक्मरानी के अंदर है, जिसमें वेस्ट इनडायरेक्ट तरीके से रूल करता है और अपने सिस्टम्स और अपने एम्बेसीज और अपने बेसिस के जरिए हमें कंट्रोल करता है और अपने एजेंट्स के जरिए कंट्रोल करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग करेंगे। लेकिन एक हम अब थ्योरेटिकल आ जाते हैं कि थ्योरेटिकली एक ने कर लिया, तो हम फिर ये देखेंगे कि जिसने कर लिया है क्या वो खिलाफत है कि नहीं, क्योंकि खिलाफत की अपनी शराइत है। जिस तरह खलीफा की शराइत है, खिलाफत की अपनी शराइत है। तो खिलाफत की शराइत में से नंबर 1 ये है कि अमान मुसलमानों के पास हो, यानी वहां पे सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी मुस्लिम्स के पास हो, ठीक है। यानी कोई फॉरेन आर्मी ना हो, कोई फॉरेन एंटिटी उसको सपोर्ट डिफेंड ना कर रही हो। तो एक ये है कि वो अपने आप को यानी डिफेंड कर सकता हो, इंटरनली अमन कायम कर सकता हो और एक्सटर्नल डिफेंस, हमलों से डिफेंस कर सकता हो, ये है। और दूसरा ये कि वहां पे तमाम के तमाम अहकामात कामिल तौर पर वो इस्लाम से नाफिज, और ये दोनों शराइत इमाम हनीफा ने लिखी हुई है, दारुल इस्लाम की शराइत है। ये कोई हम अपने आप से नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी जो फिका के अंदर मेंशन है। और इसलिए आपने जो आपका सवाल था ना कि यार खलीफा को इल्म होना चाहिए, उसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन मैं आपको पहला आर्गुमेंट याद रखें कि ये शरअ से, आयत और हदीस से निकलती हैं। हमें लगता है कि यार ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसके बगैर तो सही नहीं चलेगा, ये इस एंगल से हम निकाल नहीं सकते। अगरचे मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, उस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो ये है। फिर एक और कंडीशन है जो कि हमने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आपने बैत ली और वहां पे रियासत कायम हुई थी, तो उससे पहले आप 2 और कबीलों के पास गए थे। टोटल में 44 के पास गए थे, लेकिन 2 कबीलों से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई थी। एक कबीला था, उसका नाम था बनु बकर बिन वाइल, एक का नाम था बनु शैबान। इन दोनों कबीलों ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम आपकी इस्लाम कबूल करेंगे, आपकी बैत करेंगे और अपने आपको अपने साथ ले जाएंगे और आप हाकिम हो जाएंगे, और हमें मालूम है कि आप तौहीद की बात करते हैं, तो अरब आपसे लड़ेंगे और हम पूरे अरबों से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पर्शियन एम्पायर से नहीं लड़ सकते। वो बहुत बड़ी पावर है, मतलब वो सुपर पावर है। हम कहाँ कबीले 8-10 हजार फौज जमा कर सकते हैं, वो उनके एक एक वाली के पास 60,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख फौज है। हम, मतलब हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो आपने जवाब में कहा हम बेत उससे लेंगे जो इसके इस रियासत के चारों जानिब हलका बना सके, 4 साइड से प्रोटेक्ट कर सके। तो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्टेट है जॉर्डन, छोटी सी स्टेट है लेट्स से उज़्बेकिस्तान, वहां से खिलाफत कायम नहीं हो सकती, क्योंकि इट इज इनकेपेबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो इट हैज टू बी पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, सीरिया, समथिंग स्ट्रॉन्ग पावर जो कि अपने को डिफेंड कर सकता हो इंटरनेशनल पावर से। अफगानिस्तान ने खैर प्रूव किया है, बट एनीवे एयर डिफेंस और ये सारी कैपेसिटी मिनिमम शर्त है एक स्टेट कायम करने के लिए। तो एक ये है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता हो और अपने आप को सर्वाइव कर सकता हो, पहली शर्त, जो कि हमने बनु बकर बिन वाइल और बनु शैबान के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्कशन से सीखी है। बनु आमिर बिन सासा कबीले के सरदार ने कहा कि आपके बाद हुकूमत हमारी होगी, हम इस शर्त पे हम सबसे लड़ने को तैयार हैं। तो आपने कहा कि नहीं, तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, कंडीशनल बैत नहीं लिया आपने। तो मदीना के अंसार ने अनकंडीशनल बैत आपको दी और सबसे लड़ने पे तैयार हो गए थे, यानी आपको हर जानिब से डिफेंड करने पे तैयार थे। उन्होंने फिर बाद में 5th हिजरी में अरबों की नेटो को भी डिफेंड किया, और 6 और 8th और 9th और 10th में मोता, तबूक और उसामा बिन ज़ैद के लश्कर के साथ रोम पे अटैक के लिए भी गए थे। तो दे हैव शोन द स्ट्रेंथ एज वेल कि दे कैन फाइट द सुपर पावर, ठीक है। तो मोता में, तबूक में और उसमें उसामा बिन ज़ैद के लश्कर में ये मदीना के अंसारी थे जो कि असल में गए थे लड़ने के लिए, तो मुसलमानों की स्ट्रेंथ यही थे। तो दैट शोज के जहां पे भी ये कैपेबिलिटी भी आएगी और वो अमान मुसलमानों के पास हो और वो कंप्लीट इस्लाम नाफिज करें, वो खलीफा है। अब कोई और दावा करेगा तो उसकी हम गर्दन उड़ाएंगे, और ये गर्दन इसलिए क्यों उड़ानी, क्योंकि फिर हम 10 लाख लोग के मरने से बेहतर है कि उस एक बंदे की गर्दन उड़ा दी जाए। क्योंकि फिर जब 2 कौमें जंग करेंगी, उसकी फौज जंग करेगी, उससे बेहतर है कि उस बंदे की गर्दन उड़ा दी जाए जो उम्मत के अंदर रखना डाल रहा है, उम्मत को तकसीम कर रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और ताकत और इक़्तिदार के पीछे अगर तुम्हें शौक है तो कर लेते ना। जब पाकिस्तान में या जॉर्डन में या सीरिया में या तुर्की में खिलाफत एस्टेब्लिश हो गई और वो दैट इज फास्टली एक्सपेंडिंग टू द सराउंडिंग स्टेट्स में फैल रही है, या पाकिस्तान में कायम हो गई, उसने अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को मर्ज कर लिया है, और अब वो मस्कत, ओमान, कतर को मर्ज करने में कामयाब हो गई, उनके हुक्मरान भाग गए हैं और वो उनको मर्ज कर रहे हैं। अब आप दरमियान में तुर्की से अपनी खिलाफत ला रहे हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि हदीस ने डिफाइन कर दिया हुआ है कि खलीफा कौन है और कौन लेजिटिमेट है। तो मुसलमानों की हिस्ट्री में एक ऐसा रहा है, स्पेन के अंदर मुसलमानों की अब्बासी खिलाफत थी और स्पेन के अंदर अब्दुर्रहमान मौजूद था, उसने बड़ी अच्छी हुकूमत की, बहुत जबरदस्त निजाम चलाया, बहुत बेहतरीन चलाया, लेकिन वो बागी था। मुसलमानों ने उसकी बैत नहीं की। एज ए होल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने उसको खलीफा समझा, अब्बासी को, और स्पेन की हुकूमत को खिलाफत नहीं समझा। उनको अमारत का कि चलें जी कि इस्लामी सी हुकूमत है, लेकिन खलीफा एक ही है, खलीफा बनो अब्बासी खलीफा जो है वही खलीफा है। तो एक तो ये आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट यह है कि हम जब ना सरकारी जॉब के लिए ना आता है कि जी मास्टर्स इन 3rd डिवीजन, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मास्टर इन 3rd डिवीजन रखते भी हैं। हम तो जो अप्लाई करते हैं जिसमें से जो बेस्ट होता है उसको चुनते हैं ना। अब अल्लाह ने कहा है मुसलमान होना चाहिए, ठीक है, ये शर्त रखी है।
हम क्यों वोट करते वक्त ऐसे बंदे को चूज करेंगे जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है, जो इस्लामी इल्म गहराई से नहीं रखता, जो कि शायद मुज्तहिद नहीं है, जो शायद जो है वो नहीं है, बहादुर नहीं है, वो मुजाहिद नहीं है, वो बड़ा स्ट्रांग पावर, बहुत जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी की एक्वामेन नहीं रखता। हम क्यों ऐसे बंदे को चुनेंगे? क्या उम्मत में कोई कमी है कि हम ऐसे बंदे को चुनेंगे? नो, वी वोंट। तो लेकिन हम अपने आप से शर्त लगा नहीं सकते, क्योंकि वो शरा की तरफ से शर्त होती है। तो ये असल में आर्गुमेंट है। जी। जी मान लीजिए ये मिस आयशा का एक सवाल है जी, मिस आयशा आप अपना क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा वालेकुम। क्वेश्चन था, मुझे मतलब काफी सारी डिस्कशन में वो क्लियर हो गया है। मुझे एक्चुअली यही बात नहीं समझ आ रही थी। तो एक तो जो आपने कहा कि जैसे शराब का था तो वो राइट अवे इम्प्लीमेंट हो गई, बट उसके पीछे जो मतलब जो लोगों पे होमवर्क हुआ था कि वो उस लेवल तक पहुंच जाए कि अल्लाह की बात को फौरन मान जाए, वो तो हम में नहीं है ना अभी तक। और पाकिस्तान की कौम कभी आप कह रहे थे, जो मुझे लग रहा है कि एग्जैजरेटेड फॉर्म है। मेरी नजर में मेरा ख्याल है कि दीन की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो गैरत है ना, कि आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ किया है, तो आप उसके शुक्रगुजार बंदे तो हो ना। और फिर उस शुक्रगुजारी में आप उसी का दीन इम्प्लीमेंट करो, लॉ उसी का चले। जो कि मुझे तो नजर नहीं आता फिलहाल पाकिस्तान में। मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि लोग उस डायरेक्शन में, या जैसे आप कह रहे थे कि लोग, हाँ डेफिनेटली है, लोग तंग होंगे, लेकिन लोग उस तरफ भी तो नहीं जाते। लोग मतलब आधे तीतर आधे बटेर से ही है ना। मतलब पाकिस्तान में तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि मतलब ट्रू उसको फॉलो करेंगे ना, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। वो तो कुछ अपना वर्जन निकाल के फिलहाल बैठे में। और मतलब मुझे वो थोड़ा लग रहा है कि मैं आपका उस आर्गुमेंट समझ गया कि आपका आर्गुमेंट, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट ये रखा कि बहरहाल लोग के अंदर एक डिजायर है, और आपका आर्गुमेंट ये है कि टू सम एक्सटेंट है, लेकिन अभी इतना स्ट्रांग तो नहीं है आपका। नहीं स्ट्रांग नहीं है कि वो क्योंकि जो आप कह रहे हैं आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई 100% एग्री कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि पार्ट्स में नाफिज हो। ये इसको ऐसे इंस्टेंटली नाफिज होना है, और वो इंस्टेंटली ही सब कुछ चेंज कर देगा, और वो चेंज ही रहेगी क्योंकि वो सारे पीसेस पजल के मिल जाएंगे ना। लेकिन उसके लिए लोगों में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होना उससे पहले प्री रेक्विजिट होना चाहिए ना। जो कि मतलब मैं यही कहूंगी कि जैसे आप जैसे लोग, या मतलब मैं, बिकॉज आई एम 40+, तो हमारी जनरेशन ने तो बहुत खराबियां की हैं, लेकिन आप जो अगली जनरेशन हैं वो अभी जैसे क्लिनजिंग प्रोसेस में हैं, और वो डिस्टिलेशन हो रही है, वो चले जाएंगे। और उसी में बल्कि इनफैक्ट मुझे यही लगता है कि चाहे जितने लोगों के आपने नाम मतलब किसी ने लिए हैं, वो सारे अपने अपने लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है। और अगर लोगों को वो उस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि लोगों में सब्सटेंस डाल रहे हैं, और अगर लोगों की वो खेप तैयार हो गई ना, तो वो खिलाफत आ जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जिस दिन इनको ट्रू इस्लाम का पता लग गया, तो इनका एटलीस्ट फ्रेम ऑफ माइंड सक्सेसफुल हो जाएगा ना, सक्सेसफुल लोगों वाला हो जाएगा। सक्सेस की डेफिनेशन इनके लिए चेंज हो जाएगी। तो फिर इनको ये नहीं होगा कि फलाना हमें क्या कहेगा, सैंक्शंस लगेंगी या कुछ वो होगा। वो चीज़ मुझे लगता है इसके लिए हेल्पफुल जो है वो अफगानिस्तान भी है, क्योंकि वो जिस रोड पे जा रहा है वो माशाल्लाह बहुत मतलब एटलीस्ट सक्सेस स्टोरीज तो निकल के आ रही है ना। तो वो तसल्ली तो इनको हो जाएगी कि खैर है, अगर हम अपने डैडी अमेरिका या इंग्लैंड या इसके अंडर ना भी रहें तो हम सरवाइव कर जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा देखिए, मैं ये एक चूंकि एक एनालिसिस की डिस्कशन है, रादर देन के कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात हो रही है। मैं ये बात रेगुलरली सुनता रहा हूँ। हमारे तबलीगी दोस्त कहते थे कि 313 नहीं है, असाइल अदीम साहब कहते हैं फजर के लिए उठ नहीं सकते, जॉब हो तो उठ जाते हैं, ऐसे नहीं उठ सकते। हमारे बहुत से दोस्त इस तरह के आर्गूमेंट करते हैं। पाकिस्तान में एक तबलीगी माइंडसेट का एक इफेक्ट मौजूद है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आहिस्ता आहिस्ता एंड में तबलीगी माइंडसेट पे चली जाती हैं, और वो तज़किए नफ्स के एस्पेक्ट को इतना हाईलाइट करती हैं। हमारे सारे मदारिस, हमारा सारा मस्जिद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा इस एंगल को इतना हाईलाइट कर चुका हुआ है, या वो हमें ऐसी एक गैर मरी सी दुनिया में ले गए हुए हैं आइडियल इंसानों की, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपके आर्गुमेंट की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले वैसे एक लाइटर लाइटर नोट पे ना, मैं तबलीगी दोस्तों से कहता हूँ कि यार आप 313 बना रहे हैं, आप मुझे बताएं अगले 100 साल में एक भी बन सकता है सहाबी की तरह? एक भी बन सकता है? जवाब है नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यानी आप तो मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ना। अब मैं लोगों से कहता हूँ, आप एक अन इस्लामिक सिस्टम है जहां टिकटॉक वीडियोस, रील्स, गन मेरे सामने हर वक्त अवेलेबल है। आपने सारी दुनिया का गन मेरे सामने रखा हुआ है, सारे करप्ट कंसेप्ट, यूनिवर्सिटियां मिक्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, शादियां लेट करवा रहे हैं। फिर आप लोगों से कह रहे हैं कि वो चैट भी ना करें, वो रिलेशनशिप भी ना हो, वो पता नहीं तकवा के किस मयार पे हम लोग को खड़ा करना चाहते हैं, और उसके बाद हम समझते हैं कि ओनली देन दे विल बी एबल टू, कि अगर इस्लाम आएगा तो ये कबूल करेंगे। आज ना सिर्फ एक इस्लामिक टच से एक बंदा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को हिला देता है, जिसका टके का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि कलमा पढ़ नहीं सकता,
और वो इस्लामिक टच देकर एस्टेब्लिशमेंट से पर्दा ले लेता है, और एस्टेब्लिशमेंट उसको अंदर रखने में कामयाब नहीं हो पा रही कि क्या करें इसके साथ ना। सो हाउ, कैसे कर रहा है वो बंदा, वो भी सिर्फ टच से। अर्दोगान जो है वो 25 साल एक सिंगल इस्लाम को कम नाफिज नहीं किया, सिर्फ एक तिलावत करके और आया सोफिया जाकर हीरो बन जाता है। इतना इस्लाम लोग चाहते हैं, इतना लोग चाहते हैं कि वो लोग को हिजाब की परमिशन देता है। ये लॉ नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, और लॉ नहीं है कि हिजाब फर्ज होगा, और परमिशन पे वो मशहूर हो जाता है, सिर्फ तिलावत करने में मशहूर हो जाता है। इसराइल के बारे में एक लफ्ज मुंह से बक देगा ना, वो इंस्टेंट मुस्लिम सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। दिस इज द उम्मा यर्निंग टू द एक्सट्रीम। मेरा एनालिसिस के इख्तिलाफ में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ नहीं है, एनालिसिस के इख्तिलाफ है। उम्मत पागलपन तक आ चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप स्कूल कामयाब करने का नुस्खा क्या है? आप उसमें इस्लामिक जी को, इस्लाम और ऑक्सफोर्ड सिलेबस मिक्स कर दें, कामयाब हो जाता है। पहले आपको याद होगा, मैं खुद 42 एज है मेरी, हम फरमान इलाही टीवी पे रात 12 बजे चलता था। आज सारे प्राइम टाइम पे इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकता ही इस्लाम है इस वक्त। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, आई एग्री, इट विल नेवर बी, ना है ना इट विल एवर बी। यस, साइलदीन जैसे लोग के अंदर एक जज्बा उबार रहे हैं, केसर राजा जैसे लोग हैं जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल अंदाज में इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं और यूथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बाकी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस, माशाल्लाह, अल्लाह उनको इसकी जज़ा दे और अजर दे। हमारे छोटे मोटे खिलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता। द उम्मा एज अ होल ऑन ए पाथ ऑफ रिवाइवल चल रही है, और आपका ये आर्गुमेंट सही है कि नई जनरेशन बड़ी डिफरेंट है। मेरे जो बड़े भाई थे जो कि अभी 60s में हैं इस वक्त हैं, दे वर टोटली डिफरेंट। हम अपने एरा में हमने चेंज शुरू किया था, और आज हमारी नई जनरेशन बिल्कुल चेंज हो गई हुई है, डिस्पाइट दिस ऑल फ्लॉज एंड फॉल्ट्स ना। अब मैं आपसे सवाल है, वो ये है कि सोवियत रिवॉल्यूशन से एक दिन पहले कितने लोग सोशलिज्म पे चल रहे थे? सोवियत रिवॉल्यूशन से, मैं आपसे आंसर चाह नहीं रहा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन अंदाज में रेस कर रहा हूं। सोवियत रिवॉल्यूशन से पहले, जब हम अगस्त 17 में सोशलिस्ट इंकलाब आया था, उससे एक दिन पहले कितने लोग सोशलिज्म पे चल रहे थे? एक भी नहीं। कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन से पहले एक दिन पहले कितने लोग कैपिटलिज्म पे चल रहे थे? तो वो कौन सा ग्रुप, मतलब वो देखिए, वो ग्रुप इमर्ज इंस्टेंटली तो नहीं हुआ था ना। नहीं, मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम की तैयारी की बात कर रहा हूं। मैं अवाम की तैयारी की बात कर रहा हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ यह है कि हम अवाम एक की जिस सुपीरियर तैयारी। ग्रुप जी, अवाम पे आया होगा ना, मतलब जैसे मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जो कह रहे हैं, मतलब मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आप क्या, मतलब ऊपर से मैं नीचे सॉरी, मैं चेंज आपकी आ बात रही कट है। कर रहा हूं। मैं मेरी एक सब दो तीन जुमले सुन ले तो वहां से मैं, क्योंकि मैं एक खास जगह ठीक से है। आ रहा हूं, वो मैंने एक्सप्लेन कभी नहीं किया। मेथड ऑफ चेंज इज नॉट ट्रू पीपल, इट ओके, रिक्वायर पीपल्स एक्सेप्टेंस एंड कन्विंसिंग टू जर्नल्स। अच्छा, दैट इज समथिंग। ठीक है, हाँ। ओके, कन्विंसिंग पीपल, क्योंकि मैं लोगों पे डंडे से नाफिज नहीं कर सकता। ठीक है, जर्नलिस्ट आप डंडे से नाफिज नहीं कर पाएंगे। अवाम एक विलिंग है कि हाँ आ जाए तो ठीक है, अवाम लाएंगे नहीं। अवाम नहीं ला सके, पीटीआई के साथ मिलकर ना वो इस्लामाबाद में घुस भी नहीं सके, सबसे पॉपुलरिटी की पीक पे भी जाके नहीं, वो नहीं घुस सके इस्लामाबाद में। ठीक है, और वो उन्होंने आके सबको आके क्रश किया हुआ है इस वक्त। लेकिन इफ यू गेट द पीपल ऑफ पावर, जिस तरह नबी ने साद बिन माज और उसैद बिन हुजैर को कन्विंस किया, ये दो औस और खजरज के सरदार थे, और वहां पे अब्दुल्ला बिन उबई का ताज तैयार हो रहा था, उसकी बादशाह डिसाइड हो गई थी, उसके ताजपोशी होनी थी और वो बादशाह बनना था मदीना में। और उसके जो नीचे दो कमांडर्स थे, उन्होंने नबी को बैत दे के आधी रात को सीक्रेटली, बैत उक़बा सानिया, द सेकंड प्लेज ऑफ अक़बा, द बे ऑफ वॉर, सीक्रेट। लेकिन वही फिर सबसे बड़ा मुनाफिक भी तो था ना, अब नहीं हमारे। नहीं नहीं नहीं, जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप पॉइंट मिस कर रही हैं। उसका ताज तैयार हो रहा था, और उसकी जगह पे उसके दो सेकंड इन नबी। कमांड ने नबी को आधी रात को खुफिया बैत देकर उसका तख्ता उलट दिया, उस मुनाफिक का। हम्म। ठीक है? तो मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, प्लीज उस पर फोकस करें कि चेंज कैसे आई मदीना में। मुझे बताएं, मदीना, हबशा भी मुसलमान गए थे, ताइफ भी गए थे, नबी गए थे, और मदीना भी गए। मदीना में नबी हाकिम कैसे बन गए थे? यानी मैं कहीं शहर जाऊंगा, मैं लाहौर चले जाऊं, मैं लाहौर का हाकिम बन जाऊंगा? नहीं। मैं पेशावर में बातें कर रहा हूं, यहाँ के लोग मेरे कुछ खिलाफ हैं, कुछ सपोर्टर हैं, कुछ, मैं लाहौर चले जाऊंगा, मैं लाहौर का लीडर कैसे बन गया? हाकिम कैसे बन गया था? मदीना में क्या हुआ था? हमें तो लोग कहते हैं नबी इस्लाम जुल्म से भाग के मदीना चले गए थे, तो जुल्म से भागते हैं कहीं आप, तो आप वहां के हाकिम बन जाते हैं। हबशा गए थे, हम तो खामोशी से बैठ गए थे। ताइफ गए थे, पत्थर पड़े थे हमें। तो मदीना में हाकिम कैसे बन गए थे? दिस इज द मनहज नबवी। आपने मदीना में मसअब बिन उमैर ने काम भी किया था अवाम को तैयार करने के लिए कि वो एक नबी को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन दिस वाज नॉट द केस। मदीना की 1/3 से भी कम मुसलमान थे, जब हम गए थे 1/3 से कम मुसलमान थे। और वही कौन से पहले मुसलमान किताब जिनको ना थे भी ना। नमाज का पता है, ना रोजे का पता है, ना हज का पता है, ना अहकामात का पता है, ना कुरान पढ़ा हुआ इन्होंने, फ्रेश मुसलमान। बस दे वर एग्रीड वी नीड political unity because the wars has destroyed us and behind the prophet we can be unified। ये वही प्रॉफिट है जो यहूद हमें कहते थे कि हमारा नबी आएगा फिर तुम्हें हम बताएंगे, तो ये नबी हम ले लेते हैं। पॉलिटिकल आइडिया था। और जब नबी वहां पहुंचे, हाकिम बन गए। ये आप किसी भी सीरत की किताब में मक्की दौर के आखिरी 3 साल का चैप्टर पढ़ें,
और आप देखिए आपने वहां सरदारों से क्या बातें की थी और किस सरदारों से डीलें कैसे टूट गई थी, और इस सरदार मदीना के साथ बैयत उक़बा सानिया में क्या हुआ था। ये है चेंज का मेथड। तो अगर अच्छा आपको मैं वो सरदार बैत दे, जी प्लीज। ठीक है। तो मतलब इफ आई अंडरस्टैंड इट क्लियरली, तो आप ये कह रहे हैं कि सरदारों को, और व्हिच इज एस्टैब्लिशमेंट फॉर अस को, उसको अगर हम अपने साथ मिला लेंगे या उनको कुछ अग्री करा देंगे तो कुछ चेंज आ जाएगी। बट आप मुझे ये बताएं कि वो अपनी पावर क्यों छोड़ेंगे, मतलब क्योंकि वो अगर पावर छोड़ेंगे उनको ये तो पता होगा ना कि कल को ये वाली, बिकॉज दैट इज द पावर इन द रॉन्ग प्लेस इन द फर्स्ट प्लेस, इट शुडंट बी ठीक है, देयर। ठीक सही है। तो फिर वो क्यों, नोइंग कि ये जो भी चीज आएगी वो हमें पावरलेस कर सकती है या लेस पावर कर सकती है हमारे लिए, तो वो क्यों उसको क्या उनका भी यही मोटिव होगा कि वो भी जैसे लोग इस्लाम का वो है तो वो भी वही उन्हीं लोगों में से होंगे, तो फिर वो चेंज होंगे। जी 100%। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, हर जनरल जाके 3 साल बाद रिटायर हो ही रहा है, जा ही रहा है ना, ठीक है। इफ ही गिव बेयर देयर इज, मैं सिर्फ मफादात की बात कर लेता हूँ। अबू सुफियान क्यों मुसलमान हुआ आखिर में? नबी ने उसको ऑनर किया, उसको हम्म। इज्जत दी, उसको घोड़े दिलवाए, वो हुनैन का सारा माल उनको दिलवा दिया था। अगर आपको पैसे चाहिए ना, पैसे दे देंगे आपको, उम्मत के पास अरबों हैं, आपको दे देंगे। यार आप पैसों की बात कर रहे हैं, घर आपको उसका ताकत बना, चाहिए, हाँ बिल्कुल ऑनर कर दिया, ठीक है। ठीक है। आपको पैसे चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आपको जो चाहिए ले ले यार। उम्मत को बचाएं, गजा को बचाएं, मुसलमान फौज को मोबिलाइज करें, मुस्लिम को यूनिफाई करें, गुर्बत खत्म करें। हम इस्लाम नाफिज कर जाते हैं, हम अपने लिए नहीं करना चाहते। और असल आर्गुमेंट ये है कि जो करेगा ना वो असल में अल्लाह के लिए करेगा। और ये जो थिंकिंग है ना कि व्हाई वुड आई सरेंडर माई पावर, ये एक्चुअली हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में 3 दफा क्लोजेस्ट डील पे पहुंच गए थे। हम जॉर्डन में पहुंच गए, हम बांग्लादेश में 2012 में पहुंच गए, हम पहुंचे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, एग्रीड है। सैकड़ों अफसर मुस्लिम वर्ल्ड में हम विन कर चुके हैं, तो ठीक व्हाट है, इज द रीजन इट्स नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड? बिकॉज ऑफ सम लूप होल्स। नबी के 43 अटेम्प्ट्स फेल हुई थी, और 44 अटेम्प्ट जो कामयाब हुई, जो मदीना वाली थी, वो अल्लाह ने डायरेक्ट बचाई, वरना वो भी हम जो हमारी ह्यूमन एफर्ट थी वो फेल थी। मिसाल के तौर पे आप घर से निकले तो उसको घेराव हो चुका था, ठीक है। जब मक्का में घर से निकले तो घेराव हो चुका था, आपने मट्टी मारी और बिल्कुल। वो अंधे हो गए थे। ह्यूमन एफर्ट फेल्ड, अल्लाह सेव्ड। हारिसोर में 3 दिन चुपे रहे कि ताकि उनकी तलाश खत्म हो जाए। हारिसोर में वो पहुंच हम्म। गए और मारने वाले थे, अल्लाह ने मकड़ी का जाला बना के बचा दिया था। फिर आप जब गए दूसरी डायरेक्शन में, जब गए सुराका बिन मालिक ने आपको पकड़ लिया था, अल्लाह ने बचाया। सो द ह्यूमन एफर्ट्स फेल्ड, इट वाज अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, नस्र सपोर्ट इज नॉट बट फ्रॉम अल्लाह। सो वी डू आवर बेस्ट एफर्ट एंड अल्लाह हैज डिलेड इट। Allah want to test us, Allah want to purify us, Allah is delaying it, we are doing our वो तो best, we are एग्जैक्टली exactly, वो कोई कॉम भी, वो तो प्रोबेबली यही हो रहा है ना कि हर तरफ से मल्टी जो एफर्ट हो रही है, मल्टी डायमेंशनल एफर्ट हो रही है कि जो लोग भी प्योरीफाई हो रहे हैं, बिकॉज आई डेफिनेटली सी सो मच बेटर ह्यूमंस। ये जो यंगर जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमसे करोड़ दर्जे बेहतर है, गैरत में भी और इस्लाम में भी और इंसानियत में भी। और मेरा ख्याल है थोड़ा सा और हो के, और जिस तरह आप जैसे लोग कर रहे हैं, तो वो शायद एक पेज पे इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक जी, इंशाल्लाह। जी इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ने अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपने आज हमारे क्लियर किए हैं। और बस एक आखिरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता कि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को अगर कोई शख्स पढ़ना चाहे तो उसके लिए आप हमें अगर कोई बुक्स रिकमेंड कर दे प्लीज़। अच्छा, मैं इस पे पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। और देयर आर सर्टेन सीरियस इश्यूज विद दिस हिस्ट्री, नॉट बिकॉज ऑफ एनी मेल इंटेंशन, देयर आर सीरियस इश्यूज। क्यों? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द रूलर्स, इट्स नॉट द स्टोरी ऑफ द सोसाइटी, इट्स द गुड एंड बैड ऑफ द रूलर्स एक्चुअली। और ये दूसरा ये कि ये 1300 साल की हिस्ट्री आप 2 पेजेस पे पढ़ते हैं, 10 पेजेस पे पढ़ते हैं, एक बुक में पढ़ते हैं, आप ना सोसाइटी को समझ सकते हैं, ना वो या एंटी या प्रो लिखी होती है। देयर आर एक सीरीज ऑफ इश्यूज हैं, इसलिए आपको सिर्फ ऐसी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए जो हिस्ट्री हदीस की तदवीन के अंदाज में लिखी गई है, और फिर वो रिसर्च वर्क होगा। यानी जैसे जैसे तारीख तिबरी है, जिसमें उसने लिखा है मैंने फलाने 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 फलां से सुना, फलाने फलां से सुना, और उसने ये कहा मुझे। फिर उसके बाद लेकिन वही वाकया इस बंदे ने मुझे ऐसे कहा, और वही वाकया मुझे इस बंदे ने ऐसे कहा। ये पढ़ना बड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन करेक्ट मेथड यही है, क्योंकि इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं कि वाकई असल बात क्या थी। लेकिन बाकी जो हिस्ट्री है ना, जो बड़ा एक वन स्मूथ अंदाज में लिखी गई होती है, इट्स अ स्टोरी ऑफ रूलर्स। एंड हमारे यहाँ एक परसेप्शन ये कि वो सुपरमैन क्यों नहीं था हमारा रूलर, वो हर लिहाज से परफेक्ट क्यों नहीं था। इसलिए बस एवरीथिंग इज रॉन्ग विद द हिस्ट्री, एंड द मोर यू रीड हिस्ट्री यू फील के यार ये क्या है। ये देखिए यजीद का वाकया हुआ, अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ हुआ, ये करामता ने खाना काबा का वो पत्थर लेके चले गए, ये सब 50-100 साल के बाद हो रहा है। मेरी पूरी जिंदगी में एक वाकया भी नहीं होता, लेकिन हमें नजर नहीं आता। हमें वो ना क्राइम नजर आते हैं, ना वहाँ पे खुशहाली कितनी थी, हम जिहादें कितनी कर रहे थे, फतूहात क्या कर रहे थे, सिस्टम स्टेबल था, लोगों के कोई इश्यूज नहीं थे, वो कुछ नजर नहीं आता। हमें लगता है उसने अपने भाई को मार दिया, इसके बाद उसने ये हो गया, फिर उसने उसमें हमला कर दिया, फिर वहां पे ये साजिश होगी, जैसे कि वो मेरा सुल्तान ड्रामा चल रहा है ओटोमन कैलिफेट का ना, वो ड्रामे चल हमें नजर आते हैं। जबकि असल में सुलेमान कानूनी जो था, उसने जब दफन हुआ तो उसने उसके साथ उसके एक बॉक्स दफन किया गया, जिसमें उसने
हर ऑर्डर जो आज तक जारी किया था, हर एक से पहले फतवा लिया था शेखुल इस्लाम से, और वो अटैच करके उसने ऑर्डर जारी किया था। तो उसने कहा मेरे साथ जब कब्र में दफन हूं, मेरे साथ वो सारे फतवे दफन कर दिए जाएं, ताकि मैं अल्लाह को बता सकूं कि मैंने एक भी चीज अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं की। लेकिन उसके बारे में जो ड्रामा बनाया हुआ है, जिसमें हरम है, क्योंकि हमारे आजकल के जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट ने हमें बिगाड़ दिया हुआ है। जैसे हरम होना अजीब गलत बात है, लोंडिया होना गलत बात है। हम आजकल की ऐनक देखकर ना पूरी हिस्ट्री देखते हैं, हमारे सारे कैलिफ स्कॉलर्स थे, लेकिन हमने कभी इसको नहीं समझा। ओ वो ये क्यों कर रहा था, वो ये क्यों कर रहा था। सो देयर इज सम सीरियस, यानी मैं पॉइंट ये कि ये एक डिटेल टॉपिक है। आप एक डायरेक्टली मुझसे पूछेंगे तो मैं शॉर्ट में आपको सारे वो मसले नहीं गिनवा सकता, जिसकी वजह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बाज़ औक़ात एक प्रॉब्लम हो जाता है कि यार ये क्या था। हालांकि असल में स्प्लेंडेड हिस्ट्री है, एक्सीलेंट हिस्ट्री है, और अनमैच हिस्ट्री है। दुनिया की तारीख में ऐसी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम हिस्ट्री को गलत समझते हैं। ठीक है इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें ज्वाइन किया। हम सबके ही उम्मीद करते हैं, सबके ही हुए होंगे। बहुत से पॉइंट्स हैं जो आज आपने माशाल्लाह हमारे क्लियर किए, बड़े एक्सीलेंट आंसर्स आपने हमें दिए। अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमें ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान के बाद भी आपको दावत दें, ताकि आप कुछ और पॉइंट्स हमारे क्लियर कर सकें। बाकी आज के लिए, आज हमारे लिए तमाम जितने भी सवाल थे वो भी आपने उनको एड्रेस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे अब सेशन को एंड करेंगे। अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम। खैर जी, आप लोग का बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।